बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? तो आज हम पढ़ते हैं नावल। अब लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जो नावल हमने पढ़ना है ना, ये फोर्स मैरिज पे भी है और ये है जनाब एमरजेंसी निकाह पे भी है और एज डिफरेंस पे भी है। जो हीरोइन है वो बहुत छोटी है हीरो से, तो हीरो ने ना माँ दे कहने ते ब्याह कर लेना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, तो आए फिर पढ़ते हैं। निकल जाओ हमारा यहाँ से, तुमसे शादी करके तो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खसारे का सौदा किया। ज़िंदगी हराम करके रखती है तुमने, मेरी जहन्नम बना दिया इस घर को। अब्बास अहमद जुनूनी अंदाज में चिल्लाए। लगता ही नहीं था कि वो शख्स है जिसके खिलाफ कोई इतवार की तारीफ हल्का हबाब करते नहीं थकते थे। हमारा इससे भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। और तुम अब्बास, तुमने ख्वाब दिखाकर मुझे फंसाया, वरना तुम जैसे थर्ड क्लास मर्द के साथ मेरा भला गुजारा हो सकता था? कैसे तुम आगे पीछे फिरते थे, मेरे मिन्नतें करते हुए नहीं थकते थे। ठीक कहा है बुजुर्गों ने, जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए इसकी कदर नहीं होती। जहन्नम तो तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी, पता नहीं कब तुमसे छुटकारा मिलेगा। नफरत ने अमारा का खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया था। छुटकारा तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ मैडम अमारा, अब्बास ने दांत पीछे। तो दे दो, किस इंतज़ार किस बात का है? अब भी कितने लोग मेरी राहों में पलके बिछाए खड़े हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि शादी के बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं? तुम मुझे कैद करके इस घर में रख लोगे? अमारा के जहन में बुझी हुई आवाज़ आई। तुम्हें कौन कैद कर सकता है? आज़ाद पंछी हो तुम तो। अगर घर में रहना जानती तो ये घर जन्नत ना बन जाता। अब्बास की आवाज़ मध्यम हो गई। तो तुम रह लो घर में, मगर तुम्हें क्लब और क्लब की तितलियों से फुर्सत मिले तो घर की तरफ तवज्जो दो। और तुम चाहते हो कि मैं तन्हा इस घर में सड़ती रहूँ? नहीं अब्बास अहमद, ऐसा नहीं हो सकता। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से तुम। अब्बास अहमद ने बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद किया और दूसरे बेडरूम में चला गया। अब्बास अहमद, अल्लाह करे तुम मर जाओ। जान के नहीं छोड़ दे तुम मेरी। धमकियाँ देते हो, कभी अपनी इस पर अमल भी कर लिया करो अगर। और एक इस अपनी लाडली को मेरी जान का अजाब बनाकर मेरे साथ चिपका दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इसको पालूंगी? हरगिज़ नहीं। ये तुम्हारी औलाद है, तुम ही परवरिश करोगे इसकी। मुझसे तो ये तोक़ा ना करना कि मैं शाम को दूध पिलाकर बड़ा करूँगी। अमारा अब्बास के जाने के बाद भी चीख रही थी, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी आवाज़ कम होती गई। कुछ देर बाद खामोशी छा गई, लगता था कि वह सो गई थी। 5 साला खंसा कमरे की तारीकी में आंखें फाड़े अपने वालिदैन की आवाज़ें सुन रही थी। हाय हाथ कुड़ी तो 5 साला हीरोइन। पता नहीं कब से वो ये आवाज़ें सुनती आ रही थी। इन दोनों से इसे बहुत खौफ आता था। कभी कभार ये दोनों घर में इकट्ठे होते थे और फिर इस रोज़ ज़ोरदार झगड़ा होता था। खंसा पहले अपने बेडरूम में दुबक जाती और लाइट ऑफ कर देती, क्योंकि अगर वो मामा की नज़र आ जाती तो पापा का सारा गुस्सा इस पर उतरता था और वो ज़ोरदार किस्म की मार पड़ती थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। खंसा आंखें फाड़े अंधेरे में अपने भालू को सीने से लगाए दुबकी पड़ी थी। यूँ लगता था जैसे वो आंखें बंद करेगी तो मामा आकर इसका गला दबोच लेंगे। आंसू से सारा तकिया भीगा हुआ था। न जाने रात के किस पहर इसकी आंख लगी कि धड़ से दरवाज़ा खोला। खंसा, मामा की करख्त और तेज़ आवाज़ आई। तो तुम अभी तक सोई पड़ी हो, बिल्कुल बाप जैसी अदाद और शक्ल। वहशत होती तुम दोनों के वजूद से मुझे। ना मेरी जान छोड़ता, न तुम मरती हो। अमारा का चेहरा नफरत की वजह से बिगड़ गया था। खंसा, मैं तुमसे कह रही हूँ, दीवारों से बातें नहीं कर रही। अमारा चीखी और खींचकर कंबल अलग किया। खंसा, जो कंबल के साथ चिमटी सोई हुई थी, कंबल के साथ ही ज़मीन पर आ रही गड़बड़ा कर उठी, मगर पूरी तौर पर बेदार होने से पहले ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर पड़ा। खंसा के होश ठिकाने आ गए, नींद आंखों से गायब हो गई। मामा सॉरी मामा। वो सर झुकाए खड़ी थी बगैर किसी कसूर के। किस कदर गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम। 8:30 हो गए, कभी स्कूल भी जाती हो या नहीं? जाती हूँ, मिनमिनाती आवाज़ निकली। हमारा थोड़ी देर से घूरती, फिर बड़बड़ाई। तुम्हारी वजह से इस अजाब में पड़ी हूँ मैं, वरना बहुत पहले बास को ठोकर मारकर जा चुकी होती। छोड़ने का सोचा तो तुम दुनिया में आ गए। मेरी इस अजियतनाक ज़िंदगी का वाहिद जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। हमारा कफ उड़ाती हुई इसकी तरफ बढ़ी और दीवानगी से मारना शुरू कर दिया। जब थक गई तो हाथ रोका, फिर साख पड़ी खंसा का मुंह दबोच कर ऊपर किया। अगर तुम ना होती तो मैं कब की आज़ाद हो चुकी होती। और मगर तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मुझे तलाक नहीं देता, मेरी बेबसी से लुत्फ उठाता है। नहीं बर्दाश्त होती मुझसे तुम्हारी बाप की मौजूदगी। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, जिसमें तुम्हारे बाप का अक्स झलकता है। और इसे ज़मीन पर फेंक कर बाहर निकल गई। मामा के जाने के बाद वो हल्की आवाज़ में रोने लगी। बेसाख्ता चीखें जो मामा के खौफ से इसने बमुश्किल रोकी थी, अब घुटी घुटी सी निकल रही थी, क्योंकि मामा ने धमकी दी थी कि अगर आवाज़ बाहर गई तो वो इसका गला दबा देगी। मगर अपना चीखें रुक रही थी और ना आंसू। रात को इसी डर से वो जल्दी बेडरूम में घुस गई थी, मगर मामा अपना डिप्रेशन निकालने के लिए इसे ढूंढ ही निकालती थी। दुर लानत ददी माँ दे, ददी मामा भी मार्केट जानी है। दरे बंदे तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह पाक ना, ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते औलाद की नेमत को। पता नहीं वो कितनी देर तक रोती रही। खंसा, अनबी ने बहुत प्यार से इसे पुकारा। शायद दोनों फिर बाहर निकल गए थे अपनी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने, वरना इनकी मौजूदगी में अनबी की हिम्मत ना होती इसके कमरे में आने की। खंसा, बेबी उठ जाओ, बस करो अब रोना। वो दोनों तो कब के चले गए, अब कई दिन घर तरफ देखना नसीब ना होगा। शाबाश, तुम उठो, मैंने तुम्हारे लिए शामी कबाब बनाया, फिरनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अनबी ने इसे प्यार करते हुए कहा। मत करे मुझे प्यार अनबी, मेरी शक्ल बहुत बुरी है, मैं खुद भी बहुत गंदी हूँ। आप मुझे मारेंगी, मुझे प्यार करेंगी तो आप भी गंदी हो जाएंगी, फिर मामा आपको भी मारेंगी। खंसा ने रोते हुए इसके हाथ पीछे किए। खंसा, बेटा तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत, मगर तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कदर नहीं है। वो दोनों अपनी ख्वाहिशात के दायरों में कैद हैं।
दोनों ही अपनी ज़िंदगी के रास्ते में तुम्हें बोझ समझते हैं। बेगम साहिबा अब्बास साहब पर ये बोझ फेंक कर चली जाती है और अब्बास साहब बेगम साहिबा पर, तुम तन्हा यहाँ रह जाती हो। अनबी ने दुख से इस बच्ची को देखा जो अपनी उम्र से भी छोटी लगती थी। हर वक्त नामालूम खौफ के हसार में कमरे से भी बाहर आने से डरती थी, आहट पर डर जाने वाली, तेज़ हवा से खौफजदा होने वाली। स्कूल जाती तो वहाँ से शिकायतें आती थी कि ये पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती, किसी से बात नहीं करती, बच्चे मारकर भाग जाते मगर कुछ जवाब नहीं देती, इनका हाथ नहीं रोकती और मार खाती रहती है। अनबी ने इसके साथ स्कूल जाना शुरू किया मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। वो हंसा को ज़िंदगी की तरफ मतवज्जा न कर सकी। इस वक्त भी वो खौफजदा चारों तरफ जल्दी जल्दी घुमा रही थी। अनबी को यूँ लगता था कि किसी दिन इस बच्ची का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये पागल हो जाएगी। खंसा, अनबी ने इसे हल्का सा हाथ लगाया। खंसा उछल पड़ी। कौन अनबी? आप अभी तक बैठी हैं? आप जाइए, मुझे कुछ नहीं खाना। उठकर अपने बेड पर लेट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अनबी, थोड़ी देर बाद वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। मैं सच के? अनबी तड़प गई। मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ और मरहम भी, सारा दर्द अभी दूर हो जाएगा। अनबी जल्दी से मरहम लाई और बहुत नरमी से इसके जख्मों पर लगाने लगी। फिर दवाई खिलाई तो खंसा को सुकून मिला और वो नींद की आगोश में चली गई। शायद सोते हुए से काफ़ी देर हो गई थी। अनबी से जगाने आई तो 8 बज रहे थे। खंसा उठो, पापा डिनर पर तुम्हारा इंतजार करें। पापा? खंसा ने हैरानी से अनबी को देखा। कितना अरसा हो गया था पापा ने बरह रास्त से कोई बात न की थी, आज अचानक पापा इतने मेहरबान कैसे हो गए थे? फिर जल्दी से बिस्तर से उतर आई, जानती थी कि ज़रा सी भी देर होगी तो पापा सख्त खफा हो जाएंगे। पापा इसे ज़्यादा तो नहीं मारते थे मगर गुस्से में कभी कभार छड़ियों से पिटाई कर देते थे। लाख दी लानत है तेरे माँ पे होते दोनों थे। इसने जल्दी से मुंह धोया और नीचे आ गई। पापा सुबह का अखबार पढ़े थे। आओ खंसा बेटा बैठो। इसे देखते ही पापा ने अखबार नीचे रख दिया। खंसा खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई और इनकी तरफ देखने लगी जैसे पूछना चाह रही हूँ कि अब वो क्या करे। खंसा, पापा राजदारी से इसकी तरफ झुके। मामा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? नो पापा। खंसा ने जल्दी से सर हिलाया। सच बताओ। पापा ने इसका बाजू पकड़ा तो इसने बमुश्किल अपनी चीख सबत की। बाजू में पहले बहुत दर्द था और नफी में सर हिला दिया। जानती थी कि सच की सूरत में मामा और पापा की एक और लड़ाई और इसकी एक शानदार किस्म की पिटाई होगी। ओके आप खाना खाओ, मुझे एक पार्टी से मिलना है। पापा की दिलचस्पी इसकी ज़ात से ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वो खाना खाए बगैर ही खड़े हो गए। खंसा ने आहिस्ते से गुड नाइट कहा तो वो भी गुड नाइट कहकर पलट के। हर रोज़ की लड़ाई झगड़ों ने इसे आम बच्चों से मुख्तलिफ बना दिया था। ना वो बच्चों के साथ खेलती थी, ना ही किसी और सरगर्मी में हिस्सा लेती। एक दिन बैठे बैठा इसने अनबी से पूछा, मेरे माँ बाप ऐसे क्यों हैं? बाकी सबके माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पता है मेरी क्लास फेलोज को इनके वालिदैन स्कूल छोड़ने आते। कल रहमा बता रही थी कि इसकी मम्मी ने इसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, मगर मेरी मम्मी ऐसा क्यों नहीं करती? अनबी, मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मेरी मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाती, मुझे अपने साथ सुलाए। तो बेबी आप मेरे हाथों से खाना खा लिया करें। अनबी ने प्यार से इसके बाल दुरुस्त किए। नहीं अनबी, आप मेरी मम्मी थोड़ी है। खंसा बोर हो गई। खंसा, नीचे से मम्मी की तेज़ आवाज़ उभरी। ओह मामा आ गई। खंसा तेरी से बाहर की जानिब लपकी। यस मामा। मामा के सामने जाकर खड़ी हो गई। यस मामा की बच्ची। मामा ने झपट कर इसके बाल पकड़े। तुम्हारी प्रिंसिपल का लेटर है कि कल तुमने स्कूल में एक बच्चे की पिटाई की है। मामा वो मुझे मारा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, मैंने तो बस 1-2 थप्पड़ ही से मारे थे। खंसा ने वजाहत की। हाँ और तुम्हारी प्रिंसिपल झूठी है, इतनी सी बात पर वो तुम्हारी शिकायत भेजेगी। खंसा मैं तुमसे तंग आ गई, मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे स्कूल के चक्कर नहीं लगा सकती और ना ही तुम्हारी शिकायतें सुन सकती हूँ। बस कल से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। ट्यूटर घर पर पढ़ाने के लिए आएगा और तुम्हारी इस गलती की पूरी सज़ा तुम्हें मिलेगी ताकि आइंदा तुम इस किस्म की गलती ना करो। अमारा इसे घसीटती हुई स्टोर रूम के पास लाई और वहाँ इसे बंद कर दिया। कल तक अब तुम यहाँ ही बंद रहोगी, ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही कुछ पीने के लिए। अमारा ने सफाकी से कहा और इसके इल्तजाम को नज़रअंदाज करती बाहर चली गई। ऐसा गी माँ ना खंसा दे, लानती औरत। खंसा चीखती रही, मामा मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। यहाँ बहुत अंधेरा, मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं मर जाऊँगी। मगर मामा सुकून से रसाला पड़ती रही। शायद इसके अंदर की ममता बिल्कुल दम तोड़ चुकी थी। खंसा इसके लिए सिर्फ अब्बास की बेटी थी। इसे इज़्ज़त देकर वो तसव्वुर करती थी वो अब्बास को इज़्ज़त दे रही है, हालांकि बदले ले रही है। खंसा का दम घुट रहा था, कहीं से भी तो रोशनी नहीं आ रही थी। इसने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। अचानक इसे अपने पाँव पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई और वो अपनी ज़ोरदार चीख पर काबू न पा सकी और पाँव को ज़ोर से झटका, पता नहीं क्या चीज़ थी। उछलकर दूर जा गिरी। वो अंधेरे में टटोल कर एक टूटे हुए संदूक पर बैठ गई। सुबह से शायद शाम हो गई, वो भूखी प्यासी वहाँ कैद थी। वक्फे वक्फे से मामा की आवाज़ आती देती मगर मामा ने इसकी तरफ से कान बंद कर लिए। रात को नबी हमारे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। खुदा का वास्ता बेगम साहब इसे माफ़ कर दे, बच्ची ये गलती हो जाती है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो कोई गलती नहीं करेगी, सिर्फ एक बार इसे माफ़ कर दे। हमारे ने बेजारी से नबी की तरफ देखा और स्टोर की चाबी इसकी तरफ फेंकी। अब आइंदा इसने कोई गलती की तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। जी बेगम साहिबा। इन्होंने झपट कर चाबी उठाई, दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की। खंसा टूटे हुए संदूक पर नींद बेहोशी के आलम में पड़ी थी। अनबी ने झपट कर इसके पास गई और इसे सीधा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली थी, मामा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दे। अनबी की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने बुखार में तपती खंसा को उठाया और कमरे में आई। अमारा को इसलिए इतला न दी कि खंसा की बीमारी का इन पर कोई असर नहीं होता था। इधर इतला नहीं, इधर जुतियाँ देनियाँ चाहिए। अनबी सारी रात इसके सराहने बैठी थी, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। सुबह के करीब इसकी हालत संभली तो अनबी ने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद से तो खंसा कभी घर से न निकली होगी। ट्यूटर घर पर आकर बहुत खामोशी से जो कुछ पढ़ाता पढ़ लेती, सारा दिन कमरों में चकराती फिरती थी।
वक्त गुजरता रहा, खंसा के वालिदा ने लैदा हुए ना ही खंसा के वालिदा ने लैदा हुए और ना ही इनके लड़ाई झगड़े कम हुए। खंसा ने मैट्रिक की किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी, मगर वो इतनी खौफजदा खामोश तबीयत थी। अगर किसी दिन अनबी से बात ना करे तो वो बोलना ही भूल जाए। खामोशी से एक एक चीज़ को देखती रहती। जैसे ही मामा पापा घर में दाखिल होते वो अपने कमरे में बंद हो जाती। हर नए झगड़े के बाद अमारा इसका दरवाज़ा पीटती थी। शायद बचपन की तरह वो इसे मारकर अपना डिप्रेशन कम करना चाहती थी, मगर खंसा इनकी बेतहाशा गालियाँ खाकर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। बचपन की रीसें अभी तक इसके जिस्म से उठती थी और इसे बेचैन करती थी। खंसा, अमारा ने आवाज़ दी। किचन से निकलती खंसा के कदम रुक गए, मगर वो अमारा के करीब ना गई। जैसे करीब जाती अमारा इसे खा जाएगी। अमारा इसे थोड़ी देर गुस्से से घूरती रही, फिर बोली, पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मुझे अरसा हो गया इनको देखे हुए, खंसा ने आहिस्ता से जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि तुम इनके मामूलात से वाकिफ ना, बहुत लाडली हो इनकी। लहजे में हकारत छलक रही थी। गलत फहमी है आपकी कि मैं इनकी लाडली हूँ। इनके ख्याल में मेरी शक्ल आपसे मिलती है, इसलिए वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। झूठ, अमारा चिल्लाई। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप से मिलती है, वही नहुसत तुम्हारी शक्ल पर बिछाई रहती है। खंसा के हलक में आंसू की नमी फैल सी गई। अटकते हुए बोली, मामा क्या मैं आपकी सगी बेटी हूँ? यही तो मुसीबत है, वरना मैं तुम्हें कब की छोड़कर जा चुकी होती। इदा दे तो नाल रहना, तो छड़ के चली जा जी तेरी ज़ात एहसान कर रही है। लानती औरत। इस शख्स की ज़िंदगी को इतने साल जाने मैंने कैसे बर्दाश्त किया ज़िंदगी में। अमारा अपनी कनपट्टी दबाने लगी। खंसा खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि अब सारा दिन मामा ने पापा को और इसको कोसना है। खंसा बेटी, अनाबी की आवाज़ ने इसे ख्वाबों की दुनिया से निकाला जो गालबन इसे दूध देने के लिए आई थी। खंसा ने तवील सांस ली और बेड पर बैठ गई। नीचे से जोरदार आवाज़ें आ रही थी। गालबन पापा घर आ गए थे। खंसा ने सोचा मामा पापा जोर जोर से चीख रहे थे। अमारा कह रही थी कि अब्बास ने किसी नीलम से शादी कर ली। पापा कह रहे थे कि अमारा ने किसी आरिफ के साथ शादी का प्रोग्राम सेट कर रखा है। खंसा का सर झुक गया। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये कैसे लोग थे? बेटी की किसी को परवाह नहीं। बाप ने किसी और के साथ शादी कर रखी थी और माँ किसी और के साथ शादी के प्रोग्राम सेट कर रही थी। और वो कहाँ थी? इन दोनों के दरमियान किसी को इसका ख्याल नहीं था। इनमें से कोई भी अपनी ख्वाहिशात से बाहर झांक कर इन्हें नहीं देख रहा था। इसकी तरफ मतवज्जा ना था। अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो इसका क्या बनेगा? वो किसके पास रहेगी? ठीक है, दोनों लड़ते थे, कई कई दिन घर नहीं आते थे, मगर दुनिया के सामने उसके माँ बाप की हैसियत से मौजूद तो थे। अगर वो दोनों अलहदा हो गए तो वो कहाँ जाएगी? खंसा बेचैनी से पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगा रही थी। अनबी से इसकी हालत देखी न जा रही थी। बेपनाह वहशत इसके चेहरे से झलक रही थी। खौफ से अंदेशों से वो कांप रही थी। अनबी के पास आ खड़ी। क्या मेरी माँ बाप की ज़बरदस्ती किसी ने शादी करवाई थी? खंसा की आवाज़ फटी फटी थी। नहीं बेटा। अनबी ने ठंडी सांस ली और दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। बड़ी मुश्किलात से गुजर कर शादी की थी इन दोनों ने। बहुत मोहब्बत थी इन दोनों में। तो हुन कुत्ता कुत्ती रह गई है ना दी। छितरो छितरी होंदे रहंदे हर टाइम। शुरू के दिनों में तो लैला मजनू की जोड़ी लगते थे, फिर तो जैसे उकता गए एक दूसरे से। यूँ लगता था कि एक दूसरे से जी उकता गए। दोनों रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से अलग होते गए, अपनी अलग दुनिया बसा ली। हमारा बीबी ने क्लब जाना शुरू कर दिया। हर वक्त घर से बाहर रहती, ना जाने किन किन लोगों से मिलना शुरू कर दिया। पहले तो अब्बास साहब ने रोकना चाहा, मगर वो ना रुकी। तो अब्बास साहब अपनी दुनिया में मगन हो गए। बेपनाह लड़ाई झगड़े होते थे। भाई तुम आ गई। दोनों को तुम अपनी दिलचस्पियों की राह में रुकावट नजर आती थी कि तुम्हारी वजह से इनको घर पर रहना पड़ता था, और दोनों तुम्हें तवज्जो देने को तैयार न थे। इस बात पर मजीद झगड़े होते थे। इसी वक्त जोरदार धमाका हुआ। खंसा भागकर बाहर आई। पापा के हाथ में ब्रीफकेस था और बाहर जाते हुए वो चिल्ला रहे थे कि मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, को तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। अब मेरे जो जी में आएगा मैं वो करूंगा। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। खंसा की आंखों के सामने धुंध छा गई। जिसका इसका अंदेशा था वो हो गया था। पापा, इसने आवाज दी और तेजी से सीढ़ियां उतरी। प्लीज पापा, मुझे अपने साथ ले चलिए। वो पापा का कोट पकड़े मिन्नत कर रही थी। हमारा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। अब्बास अहमद, मैं भी तुम्हारी बांदी नहीं हूँ। जाने से पहले अपने इस शाहकार को साथ लेते जाओ। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि इस ढोल को पीटती फिरूं। अब अमारा ने चीखते हुए खंसा की तरफ इशारा किया। अब्बास अहमद ने झटके से अपना कोट खंसा के कमजोर हाथ से छुड़ाया। बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस तोहफे को संभालने का। मैं अपनी नई हसीन जिंदगी की तरफ जा रहा हूँ। इसमें तुम्हारी बेटी की कोई गुंजाइश नहीं है। खंसा ने पलटकर मामा को रहम भरी नजरों से देखा कि शायद वो इसे रखने पर तैयार हो जाए। इसका दिल बैठा जा रहा था कि कौन कह सकता था कि इसके वालिदैन है वो। अदा दे वालिदैन ने तो बंदा ना सुन दे मेरे मुंह जो वालिदैन के नाम पे दब्बा। इन्होंने इसे जन्म दिया था और दोनों ही इसके वजूद से मुनकर हो रहे थे, क्योंकि इसका वजूद इनकी नई जिंदगी, इनकी खुशियों में रुकावट था। इसकी आंखें खुश्क थी, मगर अंदर आंसुओं की बरसात थी। अब्बास अहमद, अगर तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर ना गए तो याद रखना मैं तुम्हारी बेटी को दोज़ख में झोंक दूंगी। अमादा की सर्द आवाज उभरी। मेरी तरफ से इसका जो जी चाहे करो, मुझे इसकी जरा भर भी परवाह नहीं है। मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी आज़ादी का परवाना कानूनी तौर पर कुछ दिनों बाद तुम्हें मिल जाएगा। अब्बास अहमद ने बेपरवाही से कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। खंसा साकिन खड़ी थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो बहुत छोटी हूँ। मैं तो किसी को जानती भी नहीं। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है कि मैं इसके पास ही चली जाऊँ। अगर मामा ने मुझे निकाल दिया तो बाहर तो अंधेरा भी बहुत है। खंसा का दिल कांपने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से मामा के कमरे की तरफ बढ़ी, जो
सोफे पर बैठी अपनी सांस दुरुस्त कर रही थी। खंसा को देखते ही इसकी तेवरी चढ़ गई। ना तुम पैदा होती हो, ना तुमको ये सजा भुगतनी पड़ती है। बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? खुद तुम्हारा बाप तो ऐश करा और तुम्हें मेरे सर पर डाल दिया। आरिफ तो तुम्हें कतन कबूल नहीं करेगा। आखिर में आहिस्ता से बोली। मामा, खंसा मारा के कदम में बैठ गई। मुझे घर से मत निकाले, मैं आपके सारे काम करूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मगर मुझे घर से ना निकाले। खंसा इसके कदमों में बैठी सिसक रही थी। वो तो इस घर में नौकरों के होते हुए भी डर जाती थी। अक्सर रातों को चीखें मारती थी, कई रातें सोती नहीं थी। अब अगर यहाँ से निकाली गई तो वो मर जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर कहाँ रखूंगी? बहरहाल मुझे जल्दी तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अमारा अभी तक इसी सोच में थी। अनाबी, तुम इसको इसके कमरे में ले जाओ। अमारा ने अनाबी को आवाज़ दी। अनाबी आई और खंसा को इसके कमरे में लेगी। खंसा, तुम सो जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। अनाबी ने इसे बिस्तर बदलाया। अनाबी, मुझे कुछ नहीं होता। हम बहुत ढीठ लोगों को हम जैसे ढीठ लोगों को कुछ भी नहीं होता। मरना होता तो बहुत पहले मर जाती। खंसा की आवाज़ में लर्जिश थी। अनाबी का दिल दुख गया। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है नबी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मुझे यूँ लगता है कि मैंने जैसी आंखें बंद की मामा भी पापा की तरह मुझे छोड़ कर चली जाएंगी। मैं बिल्कुल तनहा रह जाऊंगी। खंसा फूट फूट कर रोने लगी। नहीं खंसा बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नबी ने अपने साथ लगा लिया, मगर खंसा रोती रही। इसे यूँ लग रहा था कि इसका दिल कट रहा है। किसी को भी इसकी ज़रूरत न थी, और ना मामा को ना पापा को। कई हफ्ते गुजर के मामा सुबह जाती और शाम को वापस आती। खंसा पुरुमीद नजरों से इसकी तरफ देखती रहती कि शायद मामा कह दे कि बस सब तो मजाक था, मेरे पापा तो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पापा चले गए तो क्या हुआ, मैं तो मौजूद हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे लिए। मगर मामा की जब भी इस पर नजर पड़ती तो खंसा सहम जाती। मामा की नज़रों में अजीब तरह के सवाल होते थे कि तुम अभी तक यहाँ हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम मेरी खुशियों की राह में रुकावट हो। इतवार को खंसा बेमकसद टीवी के चैनल बदल रही थी कि मामा तेरी से अंदर दाखिल हुई और फ़ोन लेकर वहीं लाउंज में बैठ गई। नंबर डायल करते हुए बोली, खंसा तुम अंदर जाओ, हर वक्त टीवी ना देखती रहा करो। जी मामा। खंसा खामोशी से उठ गई। इसने कभी भी इनका कहना ना टाला था, मगर फिर भी वो हमेशा इससे खफा रही थी। इसके जाने के बाद हमारा फ़ोन की तरफ मतवजा होगी। इतने दिनों से वो आरिफ को मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खंसा को साथ रखने पर बिल्कुल राजी ना था। हेलो। दूसरी तरफ से रिसीवर उठने की आवाज़ सुनते बेचैनी से बोली, हेलो हेलो। थोड़ी देर बाद एक नरम आवाज़ आई। ताबिंदा, मैं अमारा बोल रही हूँ। अमारा जल्दी से बोली। अमारा? कौन अमारा? दूसरी तरफ ताबिंदा हैरानी से बोली। फिर जैसे याद है, अमारा अब्बास? तुमने इतने सालों बाद कैसे याद कर लिया? बस ताबिंदा, एक मुश्किल आन पड़ी है। तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत है कि तुम इस वक्त मेरे पास आ सकती हो। फ़ोन पर बात नहीं हो सकती। नहीं, हमारा का बस नहीं चल रहा था कि फ़ोन के ज़रिए से यहाँ बुला लिया, इसके पास चली जाए। अच्छा, फिर मैं 1 घंटे तक आती हूँ। ओके बाय बाय। हमारे ने फ़ोन रख दिया। ताबिंदा इसकी सगी चचाजाद बहन थी, जिसने जैसे ही अब्बास से शादी की पिछले सब रिश्तों को भुला दिया। हालांकि ताबिंदा इसकी बेहतरीन दोस्त भी रही थी और इस शहर में इसकी शादी हुई थी, मगर फिर भी वो कभी इससे मिलने नहीं गई। 1-2 दफ़ा वो आई तो अमारा ने इसे सही तरह से अहमियत ही नहीं दी, तो इसने आना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि ताबिंदा के शौहर का इंतकाल हो गया, मगर अमारा से इसके पुरसे के लिए भी नहीं गई। आज खंसा के लिए से अचानक ताबिंदा का ख्याल आया। इसके फ़ोन नंबर की तलाश में सारा शहर छान मारा और आज मिलते इसका फ़ोन कर डाला। अब बेचैनी से टहल टहल कर इसका इंतजार कर रही थी। खंसा दरवाजे से लगी से देख रही थी। इसका दिल कह रहा था मामा इसको निकालने की तैयारियां कर रही हैं। आखिर मामा मुझसे इतने तंग क्यों है? वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहती? वो क्यों ये नहीं सोचती कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं इनके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं तो पापा की तरह इनसे लड़ती भी नहीं हूँ, फिर भी वो मुझसे इतनी बेजार क्यों है? वो मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हैं? खंसा आंखों में नमी लिए कमरे के अंदर चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे ये दोनों जो इस तरह कर रहे हैं ना, ये हमेशा औलाद के लिए तरसेंगे ही। जो इनको दी हुई औलाद की कदर नहीं है ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने दसेगा। पोर्ट्स में कोई नई गाड़ी आकर रुकी। खंसा ने इस कलर की गाड़ी अपने घर में पहले कभी नहीं देखी थी। शायद वो आंटी है जिनका मामा जिक्र करती रहती है, इसने सोचा। मगर गाड़ी से कोई सोबर सी खातून उतरी। ये कौन है? क्या मामा ने फ़ोन करके इनको बुलाया? खंसा हर चीज़ पर गौर करने की कोशिश कर रही थी। फिर खंसा ने खिड़की पर सर टका दिया। वो बहुत थक गई थी। मैं बहुत बदसूरत लड़की हूँ, बहुत बुरी। कोई भी मुझसे खुश नहीं है, कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं होता। शायद मामा मुझे इन खतून के सपुर्द करना चाहती है। ठंडी हवा, सर्द हवा खंसा के चेहरे से टकरा रही थी, मगर खंसा को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। इसे लग रहा था कि गर्म हवा के झोंके इसके चेहरे को छू रहे हैं। झटके से वो बराबर हो गया, पर्दा बराबर हो गया वो बेड पर आकर लेट गई। आंसू रवानी से बह रहे थे, मगर इसे कोई एहसास नहीं था। अमारा ताबिंदा को देखकर बहुत खुशी हुई, आगे बढ़कर इसके गले मिली। तुम सोच भी नहीं सकती ताबिंदा कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमारा वाकई बहुत खुश थी। झूठ मत बोलो, हमारा मुझसे इतनी मोहब्बत होती तो इस एक शहर के अंदर रहते हुए भी तुम मुझे इतने सालों के बाद याद न करती। ताबिंदा ने शिकवा किया। क्या बताऊँ ताबिंदा, किन उलझनों में गिरफ्तार हूँ। हमारे ने ठंडी सांस ली। तुम और उलझने रहने दो हमारा, तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी थी। सारा खानदान तुम पर रश करता था। आखिर एक रईस ज़्यादा तुम्हें पसंद करता था। तुमने तो ताया और ताई की भी एक ना सुनी। ताया जी इसी गम में मर गए, मगर तुमने अब्बास अहमद से शादी करके छोड़ी। जिंदगी की हर सहूलत तुम्हें हासिल थी और है, तुम किन उलझनों की बात करती हो? देखिए जेड़े ये पेरेंट्स के खिलाफ इसने शादी की ना जाके, तो फिर जे माँ बाप दी दुआवें नहीं, तो फिर यही कुछ ही होना चाहिए। मारा ते ना तो मारा ते करतूत भी उदा दे।
ताबिंदा ने बेयकीनी से बात की और इसे अमारा की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ज़िंदगी की हर सहूलत। अमारा हक्कारा से बोली, अब्बास अहमद के साथ शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, जिसका खमियाजा मैं सारी ज़िंदगी भुगतती रहूँगी। अब्बास ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ज़िंदगी शादी के बाद खुद सारा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुजारता था और चाहता था कि मैं नेक परवीन बनी घर पे इसका इंतज़ार करती रहूँ, टीबी ज़दा होकर मर जाऊँ। अगर खंसा की जंजीर मेरे पद्मों में ना होती तो मैं कब की से छोड़कर जा चुकी थी। खैर खसकम जहाँ पाक तलाक दे दी इसने मुझे, इस मॉडल गर्ल नीलम के पीछे। पता नहीं इस बुड्ढी में से क्या नज़र आ गया। खंसा से तो बड़ा बेटा है, पहले शोहर से, या पता नहीं दूसरे शोहर से, और अब्बास तो पागल हो रहा है इसके पीछे। ताबिंदा हैरानी से आंखें फाड़े से देख रही थी जो अपनी तलाक का जिक्र इतने सुकून से करी थी। क्या अब्बास ने तुम्हें तलाक दे दी और दूसरी शादी कर ली? हाँ, छुटकारा मिल गया आखिरकार मुझे। ताबिंदा, मुझे ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी मैंने इस जहन्नम में गुजारी, क्या ज़िंदगी की खुशियों पर मेरा कोई हक़ नहीं? हमारा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, जिस पर ताबिंदा ने काफ़ी मुतासिर हुई। क्यों नहीं, हमारा ज़िंदगी पर तुम्हारा भी हक़ है। हमदर्दी से इसका हाथ थामा। लेकिन मैं खंसा का क्या करूँ, इसे किसके पास छोड़ूँ? हमारा असल मौजू की तरफ है। क्या मतलब? ताबिंदा हैरान हुई। तुम्हारी बेटी अपने पास रखो, मगर आरिफ इसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। हमारा बेचैनी से उठ खड़ी हुई। वो कहता है कि किसी और की औलाद नहीं संभाल सकता वो। हमारा, ताबिंदा हैरत से रहेगी। वो तुम्हारी औलाद है, किसी और की नहीं। क्या तुमने इसे बताया नहीं? बताया था, मगर वो नहीं मानता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ ज़िंदगी मेरी तरफ बाहें फैलाए खड़ी है। आरिफ बेहद मुहज़्ज़ब इंसान है, मैं ज़िंदगी में कभी भी इससे ज़्यादा अच्छा इंसान से नहीं मिली। ये अल्फाज कभी तुम अब्बास के लिए इस्तेमाल करती थी। ताबिंदा ने तंज़ किया। ओह, कहा ना वो मेरी गलती थी। हमारा झंझलाई, हमारा कहीं दूसरी गलती ना कर लेना। ताबिंदा ने तनबीह की। होना ही कोशिश है, चित्तर खाने अन्य जाके। पता नहीं अब, एक मिनट यार, हैंड फ्री लत रही है मेरे कान में से। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, पता नहीं इन्हें राइटर ने सानू दहाना है कि दहाना है हमारा ते ओदा अब्बास दा अंजाम, लेकिन खाने इन्होंने छित्तर ही है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया, मगर ये खंसा मेरे पाँव की जंजीर है। वो खुद तो चला गया ऐश करने के लिए, मगर हाय हाय इसे मेरे पास छोड़ गया, सारा बोझ मेरे सर पर डाल गया। हमारा इतनी बेजारी, इतनी नफरत से बोली थी कि ताबिंदा को यकीन ही नहीं आ रहा तो अपनी बेटी के मुताल्लिक बात कर रही है। हमारा, तुम हमेशा से शिद्दत पसंद रही हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए तो सारे रिश्ते फरामोश करके इसे हासिल करती हो और फिर इतनी तेज़ी से पीछे हट जाती हो। हज़ार खामियां तुम्हें अपने फेवरेट में नज़र आने लगती है, मगर अब मामला तुम्हारी अपनी बेटी का। क्या तुम अपनी ख्वाहिश, अपने ख्वाबों के पीछे अपनी बेटी को तनहा छोड़ दोगी? वो बहुत छोटी है, इस उम्र में बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, मगर तुम दोनों कितने खुदगर्ज हो। अपनी अपनी ख्वाहिशात के पीछे दीवाना बार भाग रहे हो और अपनी सबसे कीमती चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हो। डरती हूँ हमारा, जहाँ तुम्हारी दौड़ ख़त्म, तुम दौड़ती, डरती हूँ हमारा, जहाँ तुम्हारी दौड़ ख़त्म हुई वहाँ पर तुम्हें एहसास होगा कि तुम तो खाली हाथ रहेगी, पर जो कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास, फिर वापसी होगी तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। ताबिंदा इंतहाई दुख से समझाने की कोशिश करी थी, मगर इस पर कोई असर होता नज़र नहीं आ रहा था। ताबिंदा को ये वही हमारा नज़र आ रही थी जिसने ताया जी की हर बात मानने से इनकार कर दिया और घर से भागने की मुतअद्दिद बार कोशिश की थी। ताया जी ने जान दी, फिर भी इस पर कोई असर ना हुआ और दूसरे दिन इसने अब्बास से शादी कर दी और सारे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लिया। तो इदा तो फिर इदा दी नाल ही होना सी, इन्ना होना भी, हाले भी आरफ को भी छुट्टियाँ छित्तर पैने हैं, टेंशन ही लेनी। अच्छा, हमारा कह रही थी ताबिंदा, बात खुद गर्जी की नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी और हर एक को ये हक़ है कि अपनी खुशी हासिल करे। खंसा इसकी भी तो बेटी है, इसे भी तो इसका कोई एहसास नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसने खंसा को मेरे पास इसलिए छोड़ा ताकि इसकी वजह से मैं शादी ना कर सकूँ, कोई मुझे कबूल ना करे, उसे तस्कीन मिलती रहे कि तलाक के बाद मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हमारा तहकीर से बोली। फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया जब मेरी किसी बात का तुम पर असर ही नहीं है? ताबिंदा ने बेजारी से पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम खंसा को अपने पास रख लो। आरिफ और मैं शादी के बाद बाहर जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी। खंसा बहुत अच्छी बच्ची है। हमारा ने जल्दी से अपना अक्सर मकसद बयान किया। मगर मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? मैं अगले माह इंग्लैंड जा रही हूँ, वहाँ मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, फिर शायद भाई की बेटी वहाँ है, भाई की बेटी की वहाँ शादी है। तुम्हें शायद भाई तो याद होंगे, मेरे बड़े भाई। वहाँ से फारिग होकर हज के लिए जाऊँगी। तकरीबन साल के बाद मेरी वापसी होगी। घर में मेरा बेटा आबिस, दो बेटियों की मैंने शादी कर दी, दोनों मुल्क से बाहर है। बड़ा बेटा भी शादी के बाद अपनी जॉब की वजह से अलहदा रहता है। आबिस भी CSS की तैयारी कर रहा है। पता नहीं बाद में सूरत हाल क्या हो। मैं भला अकेले आबिस के पास खंसा को कैसे रख सकती हूँ? ताबिंदा ने तफसील से बताया ताकि वो किसी किस्म की शिकायत न कर सके। हमारा होंठ सख्ती से भेजते से देखती रही, फिर सख्ती से बोली, तुम मुझे इनकार कर रही हो ताबिंदा? हालांकि हम दोनों सिर्फ चचा चाचा बहनें नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी रहेंगे। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, मगर अब तुम मुझे यूँ साफ इनकार कर रही हो। हमारे की आवाज़ सर्द हो गई। मैं तुम्हें इनकार नहीं कर रही, बल्कि अपनी मजबूरी बयान कर रही हूँ। हाँ, साल बाद तुम इसे मेरे हवाले कर देना, फिर चाहे सारी उम्र पलट करना देखना, मैं इसे पाल लूँगी। मगर तुम्हारी प्रॉब्लम से पहले मेरा प्रोग्राम सेट है, वरना मैं कोई गुंजाइश निकाल ही लेती। सारे कागजात मुकम्मल है, अब इस वीज़ा तक ले आए। भला तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ताबिंदा ने बेबसी से वजाहत की कि शायद वो समझ जाए।
ठीक है हमारा खड़ी होगी, तुम कुछ नहीं कर सकती मगर मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं अभी इसके बाप के पास जा रही हूँ, अगर इसने कबूल कर लिया तो ठीक, वरना मैं इसे दारुल छोड़ आऊँगी। अगर वहाँ भी किसी ने कबूल ना किया तो मैं किसी के साथ भी इसकी शादी कर दूँगी, बल्कि ये ठीक है कि मैं इसकी शादी कर दूँ ताकि हमेशा के लिए इसकी फिक्र से मेरी जान छूटे। हमारा अपने आखिरी ख्याल पर बहुत खुशी हुई। अमारा तुम पागल हो रही हो, वो 14 साल की नन्ही कली है। तब बिंदा इसकी बात सुनकर दहशत सता सी होगी। तुम अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दोगी, महज इसलिए कि इस वक्त वो तुम्हें अपनी राह की रुकावट लग रही है। हमारा होश करो, औलाद जैसी नेमत के लिए तो दुनिया तरसती है, मस्जिद और दरबारों पर रो रो कर इसे मांगा जाता है। आज इतनी आसानी से तुम लोगों को ये हासिल होगी तो तुम लोगों को ये बोझ लग रही है, धुतकार हो तुम दोनों इसको। ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी और खुदा तुम्हें धुतकार दे, तुम्हें कभी औलाद ही नसीब ना हो। होना देना लही कोशिया, सारी ज़िंदगी तुम दोनों औलाद को तरसोगे, पछताओगे। ये बच्ची सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी जिसका बचपन तुमने इसे छीन लिया। मुझे किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं पलट कर इसे देखूंगी, मैं तो एक ही से भर पाई और तुम मजीद की बात करती हो। हमारा ने तलखी से कहा। आहो इन्हें पढ़ा ही मेरे सोंदी मेरे मुँह जो। हमारा मुझे बार बार इस बच्ची का ख्याल आ रहा है कि इसकी जहनी हालत क्या होगी जिसे तुमने इतनी नफरत से पाला। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं कुछ सोच सकूँ। मैं चंद दिनों बाद तुमसे रब्ता करूंगी। हमारा तुम्हें खुदा का वास्ता कि इस बच्ची के मुतालिक इतनी जल्दी फैसला ना करना। तब बिंदा को लगे जैसे इसका दिल इस बच्ची के लिए दुख पर फट जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। तब बिंदा जल्दी सोचना, मेरे पास सिर्फ यही महीना है। आरिफ और मैं जल्द ही बाहर जा रहे हैं, अगर तुमने कुछ ना सोचा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। हमारा की आवाज़ पीछे चली तो तब बिंदा ने दुख से देखा, शायद वो ममता से सारे राब्ते तोड़ चुकी थी। तब बिंदा को सीढ़ियों पर एक मासूम सी बच्ची नजर आई। इसका रंग सफ़ेद रंग और फैली हुई आंखें अजीब सा तासुर दे रही थी। खून की कोई रमक भी इसके चेहरे से नहीं झलक रही थी। बर्फ़ की तरह सफ़ेद, सर्द और साकिन, बेहद कमज़ोर लागत। प्यारी बच्ची, तो तुम्हारा तो सब कुछ ही छीन गया था। बिंदा चली कि इसका दिल दुख रहा था। इस बच्ची के लिए जो झगड़ों की भेंट चढ़ गई थी। दिल चाह के इस बच्ची को वो समेट ले, मगर वो क्या करे, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने मुनेरा ने कहा करे तो बिंदा होर की करेगी, यही कुछ करना था बिंदा ने। अच्छा 2-3 दिन गुजर गए तब बिंदा की कुछ समझ में नहीं आया था वो क्या करे, किस सूरत हाल में इस घर में रखे इसको। वो हर हाल में इस बच्ची को बचाना चाहती थी। अचानक एक अनोखा सा ख्याल इसके जहन में आया, कम से कम इस तरह वो दर बदर भटकने से तो बच जाएगी। तब बिंदा ने अपने आप से कहा और फिर रुकी। कुछ अजीब नहीं लगेगा? नहीं। फिर नफ़ी में सलाह, नामुमकिन तो नहीं है, लड़की ये जल्दी बड़ी हो जाएगी। तब बिंदा उलझ की कि क्या करे और क्या ना करे। क्या अभी मान जाएगा? इसने सर पकड़ कर सोचा, उम्रों में फ़र्क भी तो बहुत है। MSc के बाद कितना अरसा तो जॉब की और अब CSS कर रहा था। 30 साल के करीब तो उम्र होगी। वो ठहरी 14 साल की बच्ची जिसे हमारा ने कभी दुनिया को देखने नहीं दिया, घर में कैद रखा। चलो आप इस भी मान जाए, मगर दुनिया वाले क्या कहेंगे? तब बिंदा ने सोचा, मगर फिर एक मजबूत फैसला कर लिया कि लोगों की कोई परवाह नहीं करनी। लोगों की परवाह की तो बच्ची तबाह हो जाएगी, इस तरह कम से कम महफूज तो हो जाएगी। आगे अल्लाह मालिक। हतमी फैसले के बाद उठी और हमारा को फ़ोन मिलाया। हाँ हमारा, कि तुम्हारा आरिफ के साथ शादी का फैसला बरकरार है? एक मध्यम सी उम्मीद थी कि हमारा की ममता जाग उठे और वो भी इस आजमाइश से बच जाए। हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे फ़ोन की मुंतज़िर थी। हमारा की बेतासुर आवाज़ उभरी। तब बिंदा के दिल में दुख की लहर उठी, मगर फिर इसने अपने आप को संभाला। हमारा, मैं खंसा का रिश्ता आबिस के लिए मांग रही हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? क्या आबिस के लिए? हमारा हैरान हुई। तब बिंदा तल्खी से हंसी। तो क्या तुम 15 साल के बच्चे के साथ इसकी शादी करके जाओगी? तुम्हें आबिस से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिल सकता। खैर, अब हमारा की आवाज़ उभरी। मुझे कबूल है, तुम जल्द से जल्द आकर अपनी अमानत वसूल कर लो। हमारा को जल्दी थी। हमारा, मैं 29 तारीख को इंग्लैंड 10 बजे की फ़्लाइट से जा रही हूँ। 8 बजे तक हम निकाह करने आ जाएंगे, ठीक है ना? तब बिंदा ने प्रोग्राम सेट किया। ठीक तो है, मगर 29 में तो भी बहुत वक्त पड़ा, तुम ये निकाह पहले भी तो कर सकती हो। हमारा ने थोड़ी सी उलझन से जाहिर की। मैं यही वक्त मुनासिब समझती हूँ। तब बिंदा के लहजे में हल्की सी तुर्शी हो सकती थी। तुम मेरा इंतज़ार करना। हाँ मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। वैसे 29 को मेरी भी फ़्लाइट है 10:30 बजे, मैं निकाह करते ही रवाना हो जाऊँगी। हमारा ने इत्तला दी। ये तो और भी अच्छी बात है हमारा। तब बिंदा ने सुकून की सांस ली। ओके बाय। तब बिंदा ने फ़ोन रख दिया। अब सबसे कठिन मरला बाकी था, आप इसकी रजामंदी। लेकिन तब बिंदा जानती थी कि थोड़ा सा शोर करके वो इसकी बात मान लेगा। तब बिंदा कोई अच्छा सा मौका तलाश करी थी इससे बात करने का। अब इस दोस्तों के साथ मिलकर कंबाइंड स्टडी कर रहा था। 2 और दोस्त भी तैयारी कर रहे थे। वहाँ से वापस आया तो काफ़ी फ्रेश मूड में था। तब बिंदा ने चाय इसके हाथ में दी और ख़ुद पास बैठ कर वो अल्फाज मुरतब करने लगी जिनके ज़रिए वो अपनी बात सही तरह समझा सके। अब इसने अम्मी को मुस्तरफ देखा तो समझ के कोई ख़ास बात करना चाह रही हैं। अम्मी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अब इसने चाय नीचे रखी। परेशान तो नहीं हूँ, अलबत्ता खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने प्यारे बेटे की शादी जो तय कर दी है। 29 तारीख को तुम्हारा निकाह है। तब बिंदा ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की और सुकून का सांस लिया, जैसे सारा बोझ उतर गया। आप इस तो पहुँच कर रह गया। किसकी शादी, किसका निकाह? तुम्हारी शादी, तुम्हारा निकाह। तब बिंदा ने नहायत सुकून से कहा, मगर मम्मी आप जानती कि अभी एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, फिर मेरी कमिटमेंट है आलिया के साथ कि मैं CSS करते ही से शादी करूँगा, और आप अच्छी तरह जानती कि एग्ज़ाम में सिर्फ इसकी वजह से दे रहा हूँ कि ये जॉब पसंद है। आप इस हैरान था कि मम्मी इसके प्रोग्राम से वाकिफ़ थी, फिर भी नौकरी जिद कर रही है। आलिया किसी से भी शादी कर लेगी, मगर आप तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी ख्वाहिश तुम खंसा है, तुम सिर्फ इससे शादी करोगी। तब बिंदा ने अब सख्ती इख्तियार की, मगर मम्मी मेरी पसंद, मेरी कमिटमेंट। आप इसने बात मुकम्मल करने की कोशिश की। भाड़ में गया सब कुछ, तुम सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। तब बिंदा का ज़बत रुखसत हो गया। अब इस खामोश हो गया। तुम आलिया से बहुत मोहब्बत करते हो?
आप इसको खामोश देखकर तबिंदा ने पूछा, नहीं मगर वो मुझे अच्छी लगती है, फिर मैं इससे वादा कर चुका हूँ, आप जानते हैं कि मैं अपना वादा ज़रूर निभाता हूँ। अब इसने अम्मी को समझाने की कोशिश की, इसलिए तो वो लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ क्योंकि तुम इसका ख्याल करोगे, इस रिश्ते को निभाओगे। अब इसमें इसकी माँ को ज़ुबान दे चुकी हूँ, क्या तुम अपनी बात को मेरी बात पर तरजीह दोगे? अम्मी मुझे कुछ सोचने दे। अब इस बेबस हो गए, नहीं सोचने की गुंजाइश नहीं है। तबिंदा खड़ी होगी, वो दो दोस्तों को साथ ले लेना, रुखसती इसी वक्त होगी, बाद में लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। अम्मी फरीबादी तहमीना, आप ही बड़े भैया, इस सबको नहीं बुलाना? अब इसको मम्मी के इस अनोखे प्लान ने चकरा दिया, नहीं मैं खुद इनको बता दूंगी, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर इस लड़की को तुम घर ले आना, इसकी मामा भी बाहर जा रही है इसलिए इमरजेंसी में शादी करनी पड़ी है। अब इस मेरे बेटे तुम मेरा मान हो, इस लड़की का ख्याल रखना, अब तुम्हारी सिवा इसका कोई नहीं है। तबिंदा मामूली ही बात कर रही थी, आपकी बातों से मैं ये क्यास कर रहा हूँ कि मैं अपने हल्का बाब में अपनी शादी का जिक्र ना करूँ। अब इसने इनकी बातों से नतीजा अखज़ किया, अभी तो यही बेहतर है लड़की घर आ जाए, फिर तुम्हारा जी चाहे तो बता देना। तबिंदा खुद उलझी हुई थी, इसे क्या बताती। अब इससे कराया था, अम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ क्या करने जा रही हैं, आप एक लड़की से खुद मेरी खुफिया शादी कर रही हैं। अब इस सख्त परेशान था, कोई खुफिया शादी नहीं है ये, जब मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी बहनों को मैं खुद इतला कर दूंगी तो तुम्हें किस चीज़ की फिक्र है, और ज़्यादा मेरे साथ बहस ना करो। तबिंदा चिढ़कर उठ गई और अब इस पे बस इसे देखता रह गया। अल्लाह, हुण मुंडे दी जिंदगी दे विच अचानक उन झटके मिल रहे थे, वो कोई सवाल भी ना चुके। वाह अम्मी जी, मम्मी अम्मी किधर गई? अम्मी तो इत्थे ही आ, पढ़न वाला कित्थे गया? पता नहीं अम्मी मेरे साथ क्या कर रही हैं, वो बड़बड़ाया। और तबिंदा सोचती थी कि खंसा को देखकर आबिस के पता नहीं क्या तासुरात होंगे, पहले खुद तो कबूल कर ले, फिर चाहे सारे ज़माने को बताता फिरे। आहो गल तो सही है, हाले तो 444 वोल्ट तो तेनू झटका पैना, हाले पहले अपने झटके तो संभल के तो फेर ही तो करी। खंसा ये लो कागज़ और इस पर साइन करो। अमारा ने भालू के साथ खेलती खंसा को एक कागज़ पकड़ाया। खंसा ने बेबसी से इनकी तरफ देखा, मामा आप कहीं जा रही हैं, प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाए। इसने इल्तजा की, ओ अहमक लड़की, जहाँ जा रही हूँ वहाँ तुम्हें भी साथ लेकर जा रही हूँ, ये वहीं के कागजात है, जल्दी से साइन करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। खंसा ने खामोशी से साइन कर दिया। वो जानती थी मामा इसे झूठ बोल रही है, वो जहाँ भी जा रही है इसे साथ नहीं लेकर जा रही बल्कि किसी और के हवाले कर रही है, शायद इस खातून के जो मामा के पास आई थी। हमारे ने नबी को सब कुछ बता दिया कि वो खंसा के साथ ही रहेंगी और मुनासिब मौका देकर इसे सब कुछ बता देंगी। फिलहाल इसे कुछ नहीं बताया जा रहा था। हमारे ने वो कागजात जाकर मौलवी साहब के हवाले कर दिए और लड़की ने हाँ कर दी और साइन भी कर दिए। अब इसका खामोशी से तमाम कार्रवाई देख रहा था। वो तो पहले उलझा हुआ था कि अम्मी पता नहीं इसके साथ क्या कर रही है। निकाह वगैरह से फारिग होकर हमारा और तबिंदा दोनों ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तबिंदा ने आप इसको ताकीद की, कोई इस एयरपोर्ट पर छोड़कर अपनी बीवी को लेकर घर चला जाए। ओके मम्मी। आप इसने सादतमंदी से सर हिलाने कहा कि दो बोलों ने इसके अंदर गुदगुदी सी पैदा कर दी थी। ख्वाहिश उभर रही थी कि जल्दी से देखे जो इस यूँ अचानक इसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। मुंडे पुत्र ना ख्वाहिश कर, क्योंकि जो अरमान टूटने तो तेरे दिल टूटने की आवाज़ मैंने इत्थे तक पहुँच जानी। अच्छा, खंसा कितना खूबसूरत और मुनफरिद नाम है। आप इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाय हाय, मैं की कह सकनी है। तमाम रास्ते से सोचता रहा, वो इसके नाम के साथ व्यवस्था कर दी गई थी। एयरपोर्ट पर काफ़ी देर हो गई थी, जहाज़ लेट रवाना हुआ। अब इसे 1 बजे के करीब वापस आ रहा था। बार बार इसका ख्याल आ रहा था कि इसकी अम्मी को भी अमेरिका जाना है। वो कितनी उदास होगी इसके जाने से, और अब तो बिल्कुल अकेली होगी, इसका इंतजार कर रही होगी। बंगले में अंदर दाखिल हुआ तो चारों तरफ सुनाटे बोल रहे थे, सभी नींद के मजे ले रहे थे। अब इसने पोर्च में गाड़ी खड़ी की तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, शायद मुलाजमा थी। अब इसने हाय 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 वे अब इसमें तक तचका लगा जे तैयार हो जो सारे। सोचा खंसा कहाँ है, मैं इन्हें लेने के लिए आऊँ, मैं आबिस हूँ इनका शोहर। आबिस बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। खंसा, अनाबी ने खंसा को आवाज़ दी जो खिड़की के पास खड़ी थी। खंसा पलटी, अनाबी मामा चली गई है ना मुझे छोड़कर, मैं अब कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। खंसा काँप रही थी, आंसू इसका पूरा चेहरा भिगो रहे थे। खंसा अनाबी से लिपट गई। खंसा बेटा हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हमें इस घर को छोड़ना होगा, जहाँ रहना है वो हमें लेने के लिए आया। अब हम तबिंदा बीबी के घर पर रहेंगे। क्या मैं तबिंदा आंटी के पास रहूँगी? खंसा ने सर उठाया। आप इनके साथ रहेंगी, आप अपना सामान ले, वो इंतज़ार कर रहा है। अनाबी बाहर गई, निकल आई। आप इस बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था, दिल बेख्तियार हो रहा था, इसे देखने के लिए सब्र ना हो सका तो टहलने लगा। अनाबी आई तो वो ठहर गया। क्या हुआ, वो आपके साथ क्यों नहीं आई, क्यों नहीं? आप इसने पूछा। अब इसमें हमारा बीबी और तबिंदा बीबी ने खंसा बेटा को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आपकी मर्जी होगी तो उसे बता भी दीजिएगा और समझा भी दीजिएगा। अनबी ने सादगी से कर वापस चली गई। हैं क्या मतलब, कुछ नहीं बताया तो फिर निकाह कैसे हो गया? ये दोनों अम्मी मिलकर मेरे साथ क्या कर रही हैं? आप इसने सर पकड़ लिया, फिर मुस्कुरा दी। खैर सामने तो आए, बता भी देंगे, समझा भी लेंगे। हाले हाय तेरी मुस्कुराहट तो हुणे नोच ली जा रही है, समझा भी लेगा तू तो दस भी देगा, हुण दसी उन्होंने। खंसा अपने सामान पैक कर चुकी थी, वो बिल्कुल खामोश थी, अपने भालू को सीने से लगाया। अनबी के साथ बाहर आ गई। आप इसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी। अनबी के साथ एक अजीब सी बच्ची बाहर निकली, सहमी हुई, खौफजदा किसी लाश की तरह। सफ़ेद पतले पतले बाजू लटक रहे थे, बहुत लागर थी, बस आंखें पूरे चेहरे पर नुमाया थी। डेले। अब इसने उचक कर अनबी के पीछे देखा कि
शायद शर्म के मारे खंसा भी पीछे रह गई हो और ये अनबी की कोई अपनी रिश्तेदार हो। अनबी ने इत्मीनान से बैक सीट के दरवाज़ा खोला और सामान रखकर बच्ची को बिठाया, खुद भी बैठ गई। अरे ये क्या बात हुई, आप खंसा को कहाँ छोड़ाए? अब इस गाड़ी की तरफ लपका। खंसा मेरे साथ बैठी है। अनबी ने इत्मीनान से इस बच्ची की तरफ इशारा किया जो बेहद खौफजदा नज़रों से देख रही थी। आय हाय हाय, लग गए 440 वॉट। क्या? अब इसके आगे फटी की फटी रह गई और वो धूप से ज़मीन पर बैठ गया और अपना सर पकड़ लिया। हाय शुक्र कर तेरे ब्रेन हैमरेज नहीं हो गया थे। खंसा के आंसू रवां हो गए। शायद अबिंदा आंटी और इनके घर वाले भी मुझे कबूल नहीं करे। मामा ज़बरदस्ती मुझे इनके हवाले कर गए। तभी तो ये भी इतना परेशान हो रहे कि मुझे देखकर इनको कितना सदमा हो रहा है। दुनिया में कोई भी मुझे कबूल नहीं कर सकता, कहीं भी मेरे लिए जगह नहीं है। खंसा ने अनबी के कंधों पर सर रख दिया ताकि इसके होने का यकीन कर सके। आप शायद पागल हो रही हैं। आप इसने संभल कर सर ऊंचा किया और मशकूक अंदाज में अनबी की तरफ देखा। मैं नहीं, बल्कि आप पागल हो रहे हैं। अनबी पूरी तरह मुतमिन थी। आपके कहने का मतलब है मेरा इनके साथ? अब इस रुक गया। वो रोने वाला हो रहा था। जुमला पूरा करते हुए भी इसे शर्मिंदगी हो रही थी। भला वो इस बच्ची के सामने कैसे कह सकता था कि इसका निकाह इससे हो चुका है? हाँ, आप इसी से वाबस्ता है। अनबी ने ढके छुपे अंदाज में बात की। एक अनहोनी बात कर रही है। भला ये कैसे मुमकिन है? आप लोगों ने मेरी अम्मी के साथ धोखा किया, वरना इनकी वालदा यूं मुँह छुपा के जल्दी से भागने की ना करती। आप इस गुस्से से फनकारा, इसके अंदर धमाके हो रहे थे। वो सारी दुनिया का कैसे सामना करेगा? लोगों से कैसे इसका तारुफ करवाएगा? लोग किन नज़रों से इसे देखेंगे? मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की और ना ही ये मेरा फैसला। आप भूल रहे कि मैं सिर्फ इसकी हरी मुलाजमा और खंसा की अना हूँ। और फिर ये कोई नामुमकिन बात भी नहीं है और आपकी अम्मी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। इन्होंने खंसा को देखकर ये फैसला किया था। ये सब कुछ इनका तय करता है। दोनों खंसा की समझ से बालातर बातें कर रहे थे और फिर इसे इन दोनों की बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस अपने दुख में मुब्तला थी कि वो कहाँ जाएगी। अब इसमें फैसला जो होना था हो चुका। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप गाड़ी चलाइए, हम आपको इस फैसले के पस मंज़र से आगाह कर देंगे। फिर आपको ये फैसला दुरुस्त लगेगा कि आप चाहें तो मोबाइल पर अपनी अम्मी से रब्ता कर सकते हैं। अब इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया, नंबर प्रेस किया, मगर अम्मी का मोबाइल ऑफ था। हाँ, अम्मी तो सही दौड़ी है ना। अम्मी ने तो भाई निकाह करा के दुड़की ला दी थी। अम्मी ने तो पहले दुल्हन में ही देख ली थी कि और आप इस मेरे जान तो पहले मेरा पंगा पा में अम्मी ने चंगा नहीं किया। इसे नहीं लग रहा था कि वो गाड़ी चला सकेगा। इसका दिल चाह रहा था वो किसी दीवार के साथ टक्कर मारकर अपना सर फाड़ लिया, गाड़ी को कहीं दे मारे। पता नहीं अम्मी ने किस चीज़ का बदला इसे लिया था। फिर आबिस ने आहिस्ते से गाड़ी स्टार्ट की और अनबी से तफसील से खंसा के मुतालिक बता रही थी। आबिस खामोशी के साथ इनकी बात सुन रहा था। अनबी ने जब अपनी बात मुकम्मल करी तो आबिस ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन है कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है। हाँ, औलाद ज़रूर इस किस्म का सलूक बुढ़ापे में माँ बाप के साथ कर सकती है। आबिस ने मानने से इनकार कर दिया। इसका ख्याल था कि वह इसे मुतासर करने के लिए कहानी गढ़ी गई थी ताकि वो किसी तरह इस लड़की को कबूल कर ले। आबिस मियाँ जब वालिदैन अपनी ख्वाहिशात के असीर हों तो औलाद इन्हें पाँव की जंजीर लगती है। इन दोनों ने पहले इस दिन से इसे बोझ ख्याल किया। एक दिन भी किसी ने इसका हाल ना पूछा। एक दिन भी इसकी माँ ने से अपने पास नहीं सुलाया। जिस दिन इनके सामने ये आ जाती तो इनके ख्याल में इनका वो दिन ही गारत हो जाता। आपकी अम्मी अजीम है कि इन्होंने इस बच्ची को बचाने की खातिर ये फैसला किया, वरना हमारा बीबी तो कहीं भी इसे डालकर चली जाती। अनबी ने अपनी अक्ल के मुताबिक आबिस को समझाने की कोशिश की, मगर कोई और भी तो तरीका हो सकता था। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ये बहुत छोटी है, मैं 30 से ऊपर हूँ। आबिस चिल्लाया। खंसा जो अनबी के साथ टेक लगाए सो रही थी, आबिस के चिल्लाने पर डरकर उठ गई और रोना शुरू कर दिया। आबिस ने तेज नजरों से रोती हुई खंसा को देखकर धड़ा, खामोश हो जाओ तुम। खंसा डर कर चुप हो गई। इसने अपनी सस्कियाँ अंदर ही दबा ली और घर के सामने गाड़ी रोककर आबिस ने सीट के साथ सर टका लिया। तुम हालात को समझना भी चाहो तो नहीं समझ सकते था बिंदा बीबी। अगर ये फैसला ना करती तो तुम किस तरह इसे अपने पास रख सकते थे? अनबी ने एक और कोशिश की इसे समझाने की। आबिस ने झटके से दरवाज़ा खोला और अनबी की तरफ देखते हुए चबा चबा कर बोला, मुझे आपकी कोई भी दलील मुतासिर नहीं कर सकती और ये आपकी गलत फहमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और गाड़ी अंदर ले गया और बाहर निकलकर बहुत से कमरों के अंदर गुम हो गया। अनबी कुछ देर तो इंतजार करती रही कि शायद वो वापस आए इनको अंदर ले जाने के लिए, इनके कमरे दिखाए, मगर काफ़ी इंतजार के बाद वो वापस नहीं आया। तो अनबी खंसा के साथ खुद ही नीचे उतरा और खंसा का बैग एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में इसका खंसा का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चल दी। काफ़ी खूबसूरत और बड़ा घर था। अनबी को ने खुद ही एक मुनासिब कमरा तलाश करके खंसा का सामान सेट किया और इसे लिटा दिया और खुद भी वहाँ लेट गई कि कल दूसरा कमरा अपने लिए देख लेंगी। दूसरी सुबह आबिस ने अनबी को घर में चलते फिरते देखा तो कोई तवज्जो न दी। वो मुसलसल अम्मी से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर उन्होंने मुस्तकिल अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था। आबिस वगैरह जेन तो बच गए ना। अम्मी रूपोश हो गई। अम्मी धोखा दे गई। अम्मी ने उत्थे मारिया ले जाके आबिस ने, जिथे आबिस ने पानी नहीं लभ रहा, जिसकी वजह से इसके गुस्से में और इजाफा हो गया। इसकी स्टडी भी मुतासर हो रही थी। वो बाहर से आया तो खंसा लाउंज में बैठी थी और बेमकसद इधर उधर देख रही थी। आबिस थोड़ी देर से घूरता रहा। सुनो, आबिस ने मुतवज्जा किया, अपने कमरे में जाओ, बाहर मत निकला करो। जी। खंसा सादतमंदी से उठ गई। बैठो। आबिस ने हुक्म दिया। खंसा फौरन बैठ गई। उठो। दूसरा हुक्म आया। खंसा तेजी से उठ गई। ओ मेरे खुदा, कैसी बच्ची हो तुम, क्या तुम्हारी कोई मर्जी नहीं? आबिस ने सर पकड़ लिया। अनबी ने खंसा को नरमी से पकड़ा और इसके कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, आबिस मियाँ, ये हवा में उड़ते टूटे हुए पत्ते की मानद है जिसकी किस्मत में बिखरना लिखा और आपकी मर्जी, आप मर्जी की बात करते हो।
उफ़! अब इसने तवील सांस ली। इन दोनों को इस घर में चलते फिरते देखता हूँ तो कभी अपने आप को बहुत मज़लूम तसव्वुर करता हूँ कि जिसके साथ ये जुल्म किया, क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाकर जिसके साथ ये जुल्म किया गया, कि सुहाने ख्वाब दिखाकर ये खिलौना बहलने के लिए दे दिया गया हो। और कभी अपने आप को बहुत घटिया तसव्वुर करता हूँ कि एक बदकिस्मत बच्ची को मैं मज़ीद दुःख दे रहा हूँ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो अकेला खड़ा चिल्ला रहा था। खंसा मुसलसल रोए जा रही थी। अनबी हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो भाई इतना खफा क्यों हो रहा है? इतना नाराज़ है हम अल्लाह उन भाई भी कह रहे था। हालत जो ਉਹਦੇ सामने कहना था वो तो झटका लगाना। इतना नाराज़ है हमारे यहाँ रहने पर। आइए ना भी हम इनका घर खाली कर देते हैं, वरना मुझे लगता है कि किसी दिन वो मेरी पिटाई लगाएगा और धक्के देकर यहाँ से निकाल देगा। कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा उलझ के जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर देखना वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। और तो वो तुम्हारा भाई नहीं है, तबिंदा बीबी का बेटा है। अनबी ने से तसल्ली दी तो खंसा तलखी से हंस दी। ख्याल अनबी, मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता, मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। खंसा बेटा एक बात जान लो कि हम इस घर के सिवा कहीं और नहीं जा सकते। हमारे इसके सिवा कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज ही तबिंदा बीबी से बात करती हूँ। अब इसकी गैर मौजूदगी में अनबी ने तबिंदा को फ़ोन कर तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो तबिंदा ने खंसा को फ़ोन पर बुलाया, इतने प्यार से बातें की और तसल्ली दी कि वो जल्द ही अपनी बेटी के पास आ जाएगी। फिर अनबी को हदायत की कि आप इसको कह के मैंने फ़ोन कर ले, ताकि दिल का कुछ सुकून आ गया कि कोई तो है जो इतने प्यार से इससे बात कर सकता है। आप इस रात को वापस आए तो अनबी इसी का इंतजार करी थी। अनबी को देखते हुए शुरू हो गया। मतलब क्या सी ना कि साडा हीरो जड़ा सोचा फिर फिरदा पे। मैंने अपने दोस्त की एनेक्सी में आप लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया। मैं महाना खर्च देता रहूँगा और कभी कभार पता करने के लिए भी आऊँगा। आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। खुदा के लिए मेरी जान छोड़िए। अगर रहने की प्रॉब्लम थी तो मेरे साथ ये ड्रामा करने की बजाय अम्मी बराह रास्त बात करती तो मैं पहले इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता। अनबी ने इत्मीनान से इसकी बात सुनी और जब वो खामोश हुआ तो इसे बताया कि तबिंदा बीबी का फ़ोन आया था कि आप इनको फ़ोन कर लें। पैगाम देकर अनबी रुकी नहीं, कमरे से बाहर चली गई। थैंक गॉड अम्मी को भी मेरा ख्याल आया। फ़ोन उठाकर फ़ौरन नंबर डायल किया तो अभी इसने हेलो कहा ही था कि अम्मी शुरू हो गई। आबिस, मुझे पता था कि तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे। आबिस, ये महज वक्ती है। जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी तो यकीनन मैं इसके लिए कोई और अच्छा रिश्ता तलाश करूँगी। महज इस वक्त तक तुम इसे सहारा दे दो। देखो बेटा, अगर तुम चंद सालों की कुर्बानी दे दोगे तो भी तुम मर्द हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मम्मी मेरी बात सुने। आबिस ने रोका। मैंने इनकी रहाइश का बंदोबस्त कर दिया, वहाँ सुकून से रह सकती हैं। आबिस मेरे बेटे, खंसा और आम लड़कियों में फ़र्क है। खंसा ने कभी झांक कर बाहर नहीं देखा। वो अब नॉर्मल लड़की नहीं है। सगे रिश्तों के जहर घोल दिया इसके अंदर। अब अगर इसे मुकम्मल तवज्जो, सोहबत, घरेलू पुरसुकून माहौल ना मिला तो वो लड़की तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इंसाफ से सोचो आबिस, वो ये बच्ची अब हर रिश्ते से नफरत करती है। अगर हर वक्त इसे मोहब्बत और तवज्जो न दी गई तो हम भी इसके वालिदैन के साथ बराबर के कसूरवार होंगे। आबिस बेटे, भूल जाओ कि इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता कायम हुआ है। एक मजलूम लड़की समझ कर इसे तवज्जो दे दो। इसका ख्याल रख लो। वो इस वक्त मोम की गुड़िया की माने वक्त ने इसका बचपन इससे छीन लिया है कि इसका हक नहीं था कि वो मोहब्बतों को एंजॉय करती, मगर सिवाय दुख के इस बच्ची को कुछ नहीं मिला। हम गुजरे हुए वक्त को तो वापस नहीं ला सकते, मगर अब वो हमारे पास है। इसे इतनी मोहब्बतें तो दे सकते हैं ना कि वो गुज़िश्ता ज़ख्मों को भूल जाए। तबिंदा की आवाज़ में नमी थी। मगर अम्मी, आबिस ने कुछ कहना चाहा तो तबिंदा को गुस्सा आ गया। आबिस, तुम बहुत ढीठ साबित हो रहे हो। एक मामूली सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अगर तुमने इसे तलाक देने की कोशिश की, ये घर से निकाला, तो याद रखना मैं तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आऊँगी। तबिंदा ने मजीद इसकी कोई बात सुनने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। बस हेलो हेलो करते रह गया, फिर गुस्से से फ़ोन फेंक दिया। आबिस ने अद्दे काबू आना से नहीं थी। आबिस नहीं आता आना किसी से। उफ़ मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा? क्या जवाब दूँगा कि ये कौन है? शुक्र है कि मैंने अपनी शादी की इत्तला नहीं दी, वरना यहाँ तो रश लग जाता कि और मेरा जो जुलूस निकलता वो तो किसी का भी ना निकला होता। मैं आलिया को क्या जवाब दूंगा कि मैंने महज इस बच्ची की वजह से अपनी कमिटमेंट तोड़ दी। अब इस चलता हुआ खंसा के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुला था। खंसा भालू को अपने सीने से लगाए सो रही थी। कितनी कमज़ोर और लागर थी। आबिस ने इसे हवा के झोंकों से डरते देखा था। जब से आबिस ने इसे कमरे से निकलने से मना किया था वो कभी भी इसके सामने नहीं आती थी। आबिस ने बालों को पकड़ा। शायद अम्मी ठीक कहती है कि इसे इंसानों की तवज्जो की ज़रूरत है और ये सूरत में मुमकिन है जब ये दो लोगों के दरमियान रहे, रिश्तों की मोहब्बत गर्मी को महसूस करे। वाकई चंद सालों की तो बात है जहाँ मैंने इतने साल शादी नहीं की। अगर चंद साल और नहीं शादी करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर एक ऐसी लड़की जिसका वास्ता कभी माशरे से ना पड़ा, वो स्कूल तक ना गई हो, अगर मैं इसे यूँ तनहा छोड़ दूँगा तो क्या ये सही सलामत किसी मंजिल तक पहुँच जाएगी? आली इस वक्त तक ठहर गई तो ठीक, वरना कोई और सी। मैं इसे मुकम्मल इंसान बनाऊंगा। मैं किसी कमज़ोर लम्हे का शिकार होकर इसके बचपन को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो मोहब्बत और तवज्जो इसका हक था वो अभी से ज़रूर मिलेगा। ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। इसे देखकर तो लगता है कि इसने ज़िंदगी में कोई ज़िद की ही नहीं है। मैं इसे ज़िद करना, फरमाइश करना, हंसना, रूठना सिखाऊंगा। चंद सालों बाद जब ये कोई फ़ैसला करने के काबिल हो जाएगी तो ये अपने मुतल्लिक़ खुद फ़ैसला करेगी और मैं इसका हर फ़ैसला कबूल करूँगा। आबिस ने अपने आप से बहुत से वादे किए। इसने हकीकत को समझ लिया था कि इस अम्मी ने यह फ़ैसला किस वजह से किया था। खंसा अकेली कहीं भी नहीं रह सकती थी। निकाह से खंसा को क्या फ़र्क पड़ता था? इसे पहले कौन सी खबर थी? और चंद सालों से आबिस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो चंद सालों बाद आलिया से शादी कर सकता था।
सुबह नाश्ते पर इसने अनाबी से खंसा के बारे में पूछा तो इन्होंने चौंक कर देखा। आबिस को अजीब शर्मिंदगी महसूस हुई। इब्तिदा थी ना, इसलिए आबिस खुद को भी अजीब सा महसूस कर रहा था, मगर ये तो करना ही था, आखिर वो इसकी जिम्मेदारी थी। कहाँ है वो? नाश्ता नहीं करवाया आपने इसे? जी मजबूत करके फिर पूछा। वो सो रही है, सारी रात डरती रही है, वैसे भी वो खाना वगैरह कम ही खाती है, अनाबी ने बताया। ये तो बहुत बुरी बात है, इस उम्र के बच्चों को तो ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कम ग़िज़ा की वजह से वो इतनी कमज़ोर है। बात करते हुए आबिस ने अपने आप को सख्त अहमक महसूस कर रहा था। इसे यूँ लग रहा था कि इसने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया और अब इसकी ग़िज़ा की कमी की वजह से फ़िक्रमंद हो। पता नहीं क्या सी ना, पहले आबिस ने हीरोइन पाल लिया, फिर हीरोइन आबिस ने पालेगी। आबिस मियाँ वो हर चीज़ से बेजार है, कई दिन कुछ नहीं खाती, चाहे इसे कुछ कह लो। अच्छा बुलाइएगा ज़रा इसे, आबिस ने अनबी से कहा तो वो इसे बुलाने के लिए चली गई। आबिस ने देखा कि खंसा दरवाजे तक अनबी के साथ है, मगर इसे देखकर पलट की। आबी ने इसे आवाज़ें भी दी, मगर वो नहीं रुकी। तो आबिस ने अपने आप से कहा कि वो इतनी जल्दी थोड़ी मुझसे मानूस हो जाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे दोस्त बनाने में। नाश्ता करके आबिस दोस्तों की तरफ निकल गया। इसने स्टडी दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसने जान लिया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। हालात जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, इससे पूछकर बदल थोड़ी जाएंगे। शाम को वापस आया तो खंसा इसे लाउंज में नजर आई। इस पर नज़र पड़ते ही कमरे में गायब हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसे क्या हुआ? इसने हैरत से नबी की तरफ देखा। दरअसल वो आपसे बहुत डरती है, इसलिए छुप जाती है। आबिस चुप हो गया, इसे अपना गुज़िश्ता रवैया याद आ गया। दूसरे दिन वो इसके लिए चॉकलेट लाया। आबिस चुप हो गया, इसे अपना गुज़िश्ता रवैया याद आया। दूसरे दिन वो इसके लिए चॉकलेट लाया। खंसा इसे लॉन में नजर आई। इसे देखते ही भागने लगी तो आबिस गाड़ी लॉक किए बगैर इसके पीछे भागा और अंदर दाखिल होते से पहरे से पकड़ लिया और हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती लॉन में लिया और वहाँ पड़ी हुई एक कुर्सी पर बिठा दिया। खंसा रोए जा रही थी। सॉरी सर, मैं अंदर से नहीं निकलती, मगर जब लाइट चली जाए तो मुझे दिन में भी डर लगता है, इसलिए मैं लॉन में आ गई थी। आप मेरी पहली गलती समझकर माफ़ कर दें, मुझे स्टोर में बंद ना करें। वो कांप रही थी। आबिस इसकी हालत पर हैरान रह गया। गुड़िया क्या हुआ? देखो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, ये देखो मैं तुम्हारी चॉकलेट लाया हूँ। खंसा हैरानी से इसे देखने लगी, फिर आहिस्ता से इसके हाथ से चॉकलेट ले ली और गौर से इसे देखने लगी। तो आबिस दोबारा बोला, क्या हुआ गुड़िया, इतनी खामोश क्यों है आप? फिर दिल में बोला, क्या हालात हो गए मेरे। कल तक ख्यालों में जाने मन प्यारी वगैरह खेल का बात से याद करता, तो आज वो बेबी गुड़िया अल्लाह ना तो मुझ पर। आप इसको हंसी आ गई। आप इतना हो गई तो वाकई बड़ी सुतरिया। खंसा बिल्कुल खामोशी से देख रही थी। नाश्ता किया था खंसा आपने? खंसा ने इनकार में सर लाया। लंच? खंसा ने दोबारा इनकार किया। माय गॉड, कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? जब भी तो ये हालत है कि चलती हो तो लगता है कि हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी। उठो। आप इसने इसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। वो रोबोट की तरह इसके साथ चल रही थी। अना भी अंदर आकर आवाज़ दी तो अना भी फ़ौरन आ गई और इन दोनों को साथ साथ देखकर हैरान होगी। अना भी आपको ज़रा भी परवाह नहीं है? खंसा भूखी है। वो आबिस में मैंने तो बहुत इसरार किया, मगर ये कुछ खाने को तैयार ही नहीं। खंसा हैरत से आबिस को देख रही थी जो इसकी इतनी परवाह कर रहा था। आबिस इसकी हैरत फाम किया, मगर कोई परवाह ना की। अना भी अब खाना लगा दीजिए, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं खाती। अना भी जल्दी से किचन की तरफ चली गई और खंसा, मुझे लगता है कि तुमने सुबह से मुंह भी नहीं धोया, चलो उठो जल्दी से नहाकर कपड़े बदल कर आओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आबिस जल्दी जल्दी का शोर मचाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो खंसा बचपन के दोस्त और इनमें कोई अजनबियत ना हो। वैसे इतने मेरा एक सवाल है कि बचपन के दोस्त खंसा ने बचपन दे कि आबिस के बचपन दे? आबिस के बचपन दे भी तो खंसा सी भी नहीं, खंसा तक दूर दूर तक वजूद ही नहीं सी। अच्छा। खंसा हिचकिचाहट का शिकार थी, फिर आहिस्ता से उठी, गुसल करके ने कपड़े बदले और खाने की मेज़ पर आ गई। वो बेहद घबरा रही थी। इसे लग रहा था कि अगर इसने आबिस की बात ना मानी तो इसकी पिटाई लगाएगा और मामा की तरह स्टोर में बंद कर देगा। आबिस आया तो वो मेज़ के करीब खड़ी अपनी उंगलियां चाट रही थी। गंदी बच्ची। आबिस ने इसका हाथ नीचे किया और वॉश बेसिन के पास जाकर खुद इसके हाथ धुलाए। आओ मैं तुम्हें खुद खाना खिलाता हूँ। आबिस जाने किस ख्याल से बोला। खंसा को अपनी बेख्तियार अपनी ख्वाहिश याद आ गई कि मामा इसे अपने हाथों से खाना खिलाएं, और आज ये अजनबी इसकी ख्वाहिश पूरी करा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। रोना नहीं। आबिस ने हल्का सा डांट और छोटे छोटे लुकमे इसके मुंह में डालता रहा। खंसा ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया। इसे खाना कभी भी इतना मज़ेदार नहीं लगा जितना आज लग रहा था। जुगनू इसकी आंखों में चमकने लगे थे। आबिस इसके चेहरे का सुकून महसूस कर रहा था। चलो अब खाना के बाद आबिस इसके कमरे में साथ ही आ गया और बिस्तर पर लेट कर इसे कहानी सुनाने लगा। खंसा हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। इसे लग रहा था ये सब मजाक है, कोई ख्वाब है। वो आबिस के कंधे से लगी सो गई। अनाबी मुस्तकिल इसके साथ साथ थी। जब खंसा सो गई तो आबिस ने इसका कंबल दुरुस्त किया और अनाबी के सोने का इशारा करके बाहर आ गया। इसके सारे जज्बात मर गए थे। इसके लिए खंसा एक ऐसी बच्ची थी जिसे इत्तेफाक ने इसकी जिम्मेदारी बना दिया था। फिर तो ये आबिस ने इतना मामूल बना ली। जब तक वो घर में होता खंसा को अपने साथ साथ लगाए फिरता रहा। इसके छोटे छोटे काम खुद करता था। हर रोज़ वापसी पर इसके लिए मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें लाता था। खंसा को तो हर दिन ईद का दिन लगता था। इसके चेहरे का खौफ कदर कम हो गया था। एक दिन आबिस इसके साथ बैठा बातें कर रहे थे कि अचानक खंसा ने इससे पूछा, सर मैं आपको क्या कहूँ? आपको भाई कहूँ या अंकल? आबिस ने मिनी हार्ट अटैक दे दिया ना। आबिस का मुंह खुले का खुला रह गया। बड़ी मुश्किल से थूक निकल कर बोला, ना क्यों तूने कहा था कराना? आबिस ने नहीं किया, मैं क्या ना अंकल ना भाई, आप मुझे आबिस कहकर बुलाया करें। मगर आबिस तो आपका नाम है। खंसा उलझी। हाँ बिल्कुल मेरा नाम है। देखो हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नाम के जरिए बुलाते हैं। आबिस ने तहम्मुल से समझाया। ओके ठीक है।
खंसा मुतमिन होगी। खंसा अब तुम बिस्तर पर चलो, मुझे कुछ पढ़ना है, और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। खंसा बिस्तर पर लेट गई। इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसे मामा पापा याद आ रहे थे। पापा याद आते थे। पता नहीं मामा को मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं थी। इनकी नफरत भरी नजरें खंसा को अक्सर याद आती थी। वो जब भी खंसा की तरफ देखती थी तो मुँह का जावे बिगड़ जाता। बार बार बड़बड़ाती कि कब ताबिंदा आएगी और इसको अपने साथ ले जाएगी। आंसू इसका तकिया भिगो रहे थे। कभी कभार पापा इसे अपने साथ खाना खिलाकर ये समझते थे कि इन्होंने बाप होने का हक अदा कर दिया, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब खंसा का कोई कर्ज इन पर बाकी नहीं था। खंसा ने अपनी हथेलियाँ अपनी आंखों के सामने की, जिनका दर्द वो अभी भी महसूस कर सकती थी। ज़रा सी गलती पर पापा इन हाथों पर छड़ियाँ मारा करते थे। ये देखे बगैर वो कितनी कम उम्र है, इतनी चोट सह भी सकती है कि नहीं। भुगतेंगे ये लोग, भुगतेंगे जो इन्होंने जुल्म किया ना छोटी सी बच्ची के ऊपर, भुगतन के। इसकी आंख लगी तो इसे मामा नजर आई। मामा इसका गला दबा रही थी। वो चुड़ैल है, डायन है, और इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। खंसा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मुझे मत मारिए मामा, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। अब इस नींद में इसकी चीखें सुनकर दौड़ता हुआ अपने कमरे से आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। नबी से संभालने की कोशिश कर रही थी। इसके मुंह से झाग निकल रहा था। बिल्कुल पागल महसूस हो रही थी। वो मुसलसल चिल्ला रही थी, मुझे मत मारिए मामा, खुदा के वास्ते मुझे मत मारिए। आप इसने नबी को एक तरफ किया और आहिस्ता से इसे आवाज़ दी, खंसा खंसा, मगर वो अपने होश में नहीं थी। आप इसने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। खंसा एकदम खामोश होगी, आंखें खोल दी। शदीद सर्दी में भी वो पसीने पसीने हो रही थी। अनबी ने अब इसको पानी पकड़ा। अल्लाह, कोई होर तरह होश दवाना तू जरूर चंड मार के दवाना सी। एडा तू भाई जंडू भाई ते एडा तेरा भारी हत्थ होना ते उन्हें मार देता बच्ची ते। चल कोई ना, तेरी इंटेंशन गलत नहीं सी, तेन माफ़ किया। खंसा, अब इसने इसके घने बाल पीछे किए। गुड़िया डर गई हो क्या? खंसा उठकर बैठ गई। आबिस भाई, मामा मुझे मार डालेंगी। ओए होए, फिर आबिस भाई, आबिस भाई। आबिस करा उठा। पहली बात तो ये कि तुम मुझे आबिस भाई हरगिज़ नहीं कहोगी। जी। खंसा जो पहले से डरी हुई थी मज़ीद डर गई। और दूसरी बात यह कि तुम पानी पी लो। आप इसने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। अरे मैं तुम दस नहीं, जिन्नी देर तक खंसा ने वड्डा होना ना, आप इसने एक अद्धा मिनी अटैक तो हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना आपस में, भाई सुन के या कुछ इदा दी गल्लां सुन के। जी। खंसा ने गिलास पर लिया और एक ही सांस में ख़त्म कर लिया। अनबी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं खंसा के पास हूँ। आप इसने अनबी से कहा, मगर वहीं खड़ी रही। अनबी, आप इसने सख्ती से कहा तो अनबी हिचकिचाती हुई दूसरे कमरे में चली गई। अनबी के जाने के बाद आप इसने नाइट बल्ब ऑन किया और खंसा का कंबल दुरुस्त करके इस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। आबिस, ये आप क्या कर रहे हैं? खंसा ने हैरानी से इसे अजीबोगरीब हरकतें करते देखा। बचपन में जब मैं डर जाया करता था तो अम्मी ऐसे करती थी, फिर मुझे डर नहीं लगता था, लिहाजा अब तुम भी नहीं डरोगी। आबिस हल्का सा हंसा। आपको भी डर लगता था? आप तो बहुत बड़े सारे हैं। आबिस हंस पड़ा। भाई सब बड़े कभी ना कभी बच्चे ज़रूर होते हैं और बच्चों को डर लगता ही है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, और मैं भी किसी ज़माने में बच्चा रहा हूँ। आबिश गुफ्तगी से बोला। खंसा पुरसकून हो गया। आबिश की बात पर मुस्कुराने लगी। अच्छा अब आंखें बंद करो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम बेखौफ होकर सोचो। तुम्हारी मम्मा अगर तुम्हारे ख्वाब में आई तो मैंने संभाल लूँगा। खंसा पुरसकून होगी। आबिश आप जाएंगे तो नहीं? आबिश नीचे कालीन पर लेट गया और कंबल ऊपर ओढ़ लिया। नहीं भाई मैं यहीं हूँ, अपना हाथ ही दे दो। आबिश इसका हाथ पकड़कर सो गया। खंसा को भी फ़ौरन नींद आ गई। आबिश सुबह उठा तो सर्दी की वजह से अकड़ा पड़ा था। ज़मीन तो सोएगा तो अकड़ना ही सी। खंसा को देखा तो बेहद सुकून से वो सो रही थी। अब इसको बेहद तरस आया। खुशियों को तरसी हुई लड़की, मुझे इसका बेहद ख्याल रखना, जो कुछ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं। फिर मेरा क्या कसूर है? दिल दहाई दी। बेशक ना, मगर इस बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिमाग ने सही रास्ता दिखाया। शुक्र अक्ल आ गई। अब इस नाश्ता करके डॉक्टर इमरान की तरफ चला गया। बच्चों के मसाइल हल करने में इसे खास शोहरत हासिल थी। इससे मिलकर खंसा की तमाम हिस्ट्री बताई तो डॉक्टर इमरान ने कहा इसे किसी खास दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तवज्जो, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जिस दिन इसे इन चीज़ों पर यकीन आ गया इस दिन वो ठीक हो जाएगी। आबिस ने इसे और ज़रा वक्त देना शुरू कर दिया। खंसा कुछ सेहतमंद नजर आती थी। आबिस अक्सर इसे बाजार अपने साथ लेकर जाता था। जिस चीज़ की तरफ वो इशारा करती वो लेकर देता। आबिस स्टडी करके वापस आया तो वो सैलून में नजर आई। हेलो खंसा, क्या हाल है? हम ठीक है। आप इसने संजीदगी से इसका जायज़ा लिया। वो इसकी दूसरी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिशों में लगा हुआ था, मगर इसकी हुलियों की तरफ इसका जहन नहीं गया था कि सबसे पहले तो इसका ज़ाहिरी हुलिया ठीक करना था। खंसा बेहद कमज़ोर थी, अपनी उम्र से भी छोटी लगती थी। जिस्म लागत जैसे किसी 8 साल के बच्चे का हो। बड़े बड़े बिखरे बाल जो अक्सर कंघी से बेनियाज रहते थे, बेहद कमज़ोर चेहरा और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी आंखें जिन पर कोई अनजाना सा खौफ था। थोड़ा सा मुख्तलिफ तासुर तो पड़ता था, मगर ये कोई हैरत अंगेज़ बात तो नहीं थी। अगर वो बीमार हो जाए तो कमज़ोर तो लगता है, लेकिन वो बदसूरत हरगिज़ ना थी। अगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाए, ज़िंदगी की खुशियों से अपना हिस्सा वसूल करने लगे तो बहुत खूबसूरत लगती है। आखिर इतने खूबसूरत वालिदैन की औलाद थी। अब इसको गैर महसूस तौर पर वो अजीज़ होगी तो इसकी ज़िंदगी पर अतमाद बहाल करना चाहता था। खंसा, क्या तुम्हें मेरा यकीन है? अब इसने अचानक पूछा। बहुत ज़्यादा। खंसा ने सर हिलाया। देखो इस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, मगर मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती की, इसलिए मैं सभी जलते हैं हमारी दोस्ती से। अब इसने इसे बच्चों के अंदाज में डील किया। खंसा इसके करीब होकर बैठी। क्या हम दोस्त हैं? इसने तस्दीक चाही। बिल्कुल पक्के दोस्त। अब इसने इसके साथ हाथ मिलाया। तो आप अब तो मुझे इस घर से नहीं निकालेंगे ना? अब तो मैं आपकी पक्की दोस्त हूँ। खंसा ने अपने अंदर का खौफ जाहिर किया। अब इसने बेख्तियार माथा पीट लिया, फिर बेबसी से बोला, मुझे लगता है कि अम्मी के आने तक तुम ये घर अपने नाम करवा लोगी। जी, आपने क्या कहा?
खंसा थोड़ा सा आगे झुकी। कुछ नहीं, तुम फ़ौरन उठो, आज हम थोड़ी लेडीज शॉपिंग करेंगे। अब इसने सबसे पहले इसके बाल सेट करवाए, कुछ कपड़े लेकर दिए, आइसक्रीम खिलाई, वापस लेकर आया तो खंसा बहुत खुश थी। इसने पहली दफ़ा अपने कपड़े खुद खरीदे थे। अब इसके ये सब चीज़ें मेरी हैं। खंसा कपड़े देख कर खुश हो रही थी। नहीं, मैं खुद पहनूंगा। अब इसने किताब पढ़ते हुए जवाब दिया। खंसा हैरान रहेगी, फिर आहिस्ता से बोली, आप कुछ अच्छे तो ना लगेंगे इन कपड़ों में। आप इस पे इख्तियार हंस पड़ा। पागल हो खंसा तुम तो, ये सब चीज़ें तुम्हारी हैं। कई माह गुजर गई, खंसा आबिस से बेहद मानूस होगी। हर वक्त इसके साथ चिपकी रहती थी। आबिस भी इसके वजूद का आदी हो गया था। खंसा ने हंसना भी सीख लिया था। अब तो वो आबिस के साथ शरारतें भी करती थी। आबिस के एग्ज़ाम करीब थे, वो दिन रात पढ़ने में मसरूफ़ था। खंसा बार बार इसे डिस्टर्ब कर रही थी। आबिस चिल्ला उठता, खंसा मैं तुम्हारे कमरे में आना बंद कर दूंगा। खंसा हंस पड़ती, ये आप कर ही नहीं सकते। खंसा रात को 12 बजे के करीब इसके कमरे में आई तो आबिस बदस्तूर पढ़ने में मसरूफ़ था। खंसा खामोशी से बैठकर इसे देख रही थी। इसे आबिस को देखना बहुत अच्छा लगता था। इन चंद महीनों में इसे आबिस से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो दुनिया में पहला शख्स था जिसने इसका इतना ख्याल रखा। इसके माँ बाप ने इसकी जिन ख्वाहिशात को कब सालों पूरा ना किया, इसने इन चंद महीनों में पूरी करने की कोशिश की थी। इसे छींक भी आ जाती तो सारी रात इसके सहारे बैठा रहता था। तो इस सूरत में खंसा का आबिस से इस कदर मोहब्बत करना हैरानकुन तो ना था। खंसा सो जो, जाकर बहुत रात हो गई। आबिस ने पढ़ते पढ़ते से रोका। खंसा उठी और आबिस के माथे पर प्यार करती बोली, आबिस आई लव यू, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, सारी दुनिया से ज़्यादा। आबिस मुस्कुरा दिया। एंड माई डियर आई लव यू टू। आप भागो, मुझे पढ़ने दो, जाकर सो जाओ। वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं यहाँ सो जाऊँ? खंसा ने पूछा और आबिस के बिस्तर में घुस गई। खंसा अपने कमरे में जाओ, आबिस ने कहा, मगर वो सुनी अनसुनी करके सो गई। सुबह उठी तो आबिस नीचे सो रहा था। खंसा ने आबिस को नाश्ते के लिए भी नहीं उठाया, इसे सोने दिया ताकि नींद पूरी हो जाए। एग्जाम खत्म हुए तो आबिस से ज़्यादा खंसा ने सुकून का सांस लिया और आबिस जब से आखिरी पेपर देकर आया था तब से सोया पड़ा था। खंसा कई चक्कर लगा चुकी थी मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। खंसा ने शाम को फिर कमरे में झांका तो अभी तक सो रहा था। आबिस बस करे सोना। मुझे चला गई। इतने में नबी ने इतला दी कि कोई आलिया आबिस से मिलने आई है। तो आबिस मिनटों में बिस्तर से नीचे उतरा। कुछ कितने अरसे बाद आलिया आई थी। आबिस ने शावर लिया और अपना बेहतरीन सूट पहनकर तैयार होने लगा। आबिस, आपने कहा था कि जब आप आखिरी पेपर देकर आएंगे तो इस खुशी में आप मुझे थिएटर दिखाकर लाएंगे, हम खाना भी बाहर खाएंगे। खंसा ने इसका बाजू पकड़कर खींचा। नहीं खंसा, आज नहीं, आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त आई और मजीद तवज्जो दिए बगैर इससे मिलने चला गया। खंसा बहुत उदास हो गई। आबिस आलिया को देखकर बहुत खुश हुआ। आलिया बाहर अपने मामू के पास गई हुई थी। इसने कहा था कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देकर फारिग होगा इसी दिन वो वापस आएगी, ताकि यहाँ इसकी मौजूदगी की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। और आज एग्ज़ाम खत्म होते वो आ गई थी। आलिया को देखते आबिस खंसा को बिल्कुल भुला बैठा था। एला मैं लगता नहीं भुगतना पैना अंजाम। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो लोग बाहर चले गए। डिनर किया और आलिया के साथ इसने पिक्चर भी देखी। अब तो इसका रोज़ाना का मामूल बन गया। वो घर में होता तो आलिया से फ़ोन पर बातें करता रहता, शाम को इसके साथ बाहर चला जाता। खंसा बात करती तो मुख्तसर जवाब दे के दूसरी तरफ मतवज्जा हो जाता। आप इसने खंसा पर इतनी तवज्जो दी थी कि वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की आदी हो गई थी। अब अचानक वो आलिया की तरफ मतवज्जा हुआ तो बौखला गई। पुराने खोल में सिमटती जा रही थी। वो मायूसी से ये सब कुछ देख रही थी। आबिस ने इसके साथ खाना खाना भी बंद कर दिया। ना ही वो इसे कहीं लेकर जाता और ना ही ज़्यादा बात करता। आबिस तो कहता था वो इसके अलावा कोई इसका दोस्त नहीं है। फिर ये कौन है कि आबिस को कोई और नज़र ही नहीं आता। खंसा अपने कमरे में आई, कमरा बंद कर लिया। वही पुराना अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ होत कर आया। इसे हर चीज़ से डर लग रहा था। आज कितने अरसे बाद वो रो रही थी। मैं आबिस से हरगिज़ बात नहीं करूँगी। वो सख्त खफा हो गई। रात के आबिस वापस आया तो अना भी परेशानी से बाहर ठहरी थी। क्या हुआ अना भी? वो ठहर गया। खंसा इसके जहन से बिल्कुल निकल गई थी। आबिस मियाँ, खंसा बेटा दरवाज़ा नहीं खोली, ना ही किसी बात का कोई जवाब दे रही है। क्या मतलब, क्यों दरवाज़ा नहीं खोली? आबिस थोड़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। खंसा प्लीज़ कुछ तो बोलो, दरवाज़ा खोलो, जवाब तो दो। आबिस बेबसी के मारे पागल हो रहा था मगर कुछ देर खामोश रही तो आबिस ने लॉन की तरफ से सीढ़ी रखकर खिड़की में झाँका तो बिल्कुल साकिन पड़ी थी। ओ मेरे खुदा, इससे क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आबिस ने खिड़की चेक की तो बंद थी। खंसा खंसा, इसे ज़ोर से पुकारा। खिड़की को बजाया मगर इसके साकिन वजूद में कोई हरकत ना हुई। आबिस ने ज़ोरदार मुक्के से शीशा तोड़ दिया और एक हाथ अंदर दाखिल करके चटकनी खोल दी और अंदर छलांग लगाई। हाथ अंदर जख्म नहीं होया। जल्दी से खंसा को सीधा के तो बेतहाशा बुखार में तप रही थी। खंसा गुड़िया मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मगर कोई हरकत ना हुई। दरवाज़ा खोलकर नबी को डॉक्टर के लिए फ़ोन करने को कहा। खुद इसके माथे पर पट्टियाँ रखने लगा। बार बार इसकी नब्ज़ चेक कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया तो बताया कि नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। ये शॉक्ड है, कल तक होश आ जाएगा। इनका खास ख्याल रखें और फिर इसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और इंजेक्शन लगाया। कल बहुत वादा की है मुख्तारा। डॉक्टर चला के तो आबिस सख्त परेशान था कि आखिर क्या बात हुई जिसने इसकी ये हालत कर दी। कहीं इसके वालिदैन की तरफ से? अनबी आपने से कुछ कहा? लहजे में बेपनाह सख्ती थी। नहीं आबिस भैया, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। किसी का फ़ोन तो नहीं आया इसके लिए? कुछ सोचकर पूछा। नबी ने नफ़ी में सर लाया। फिर आखिर क्या हुआ ऐसा? आबिस चिल्लाया, फिर खंसा की पट्टी से लगकर बैठ गया। दूसरे दिन आलिया का कई मरतबा फ़ोन आया मगर इसने मना कर दिया। आलिया खुद घर आ गई। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करे? आलिया ने नाराज़गी से कहा। आबिस बस बहुत परेशान हुई मैं था। कुछ भी नहीं आलिया, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। मैं जैसी फारिग हूँ मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा। ओके। आलिया नाराज़ होकर चली गई। आबिस इसके पीछे जाना चाहता था कि नबी ने इत्तला दी कि खंसा को होश आ गया। आबिस बेख्तियार इसके कमरे की तरफ दौड़ा। खंसा ने इसे देखते ही मुँह दूसरी तरफ कर लिया।
आबिस इसके रवैये पर हैरान रह गया, फिर वो मुस्कुराया। अच्छा तो नाराज़गी मुझसे, मगर मोहतरमा सबब तो बता दीजिए। खंसा चुप रही। खंसा, आबिस ने इसका रुख अपनी तरफ किया तो खंसा ने इसका हाथ झटक दिया। अरे इतनी नाराज़गी? वो आबिस हंसा, मगर खंसा फिर भी खामोश रही। आबिस सारा दिन इससे पूछता रहा, मगर खंसा ने इससे बात न की और ना ही दवाई ली। आबिस आलिया का फ़ोन सुनने के लिए बाहर गया, वापस आया तो अपना बैग तैयार कर रही थी। अना भी हैरान परेशान कर रही थी। ये क्या हो रहा खंसा? आबिस ने बैग छीन कर नीचे रखा तो खंसा ने रोना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं कोई भी मेरी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करता, सब मुझे घर से निकाल देते हैं। पापा मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो घर छोड़कर चले गए। मामा मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करती, इन्होंने मुझे तबिंदा आंटी के हवाले कर दिया, तबिंदा आंटी ने मुझे आपके हवाले कर दिया। अब आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, इससे पहले आप हमें किसी और के हवाले कर दें, घर से निकाल दें। खंसा तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो रही, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मुकम्मल हक है इस घर में रहने का। आबिस बहुत परेशान था, वो इतनी खफा क्यों है? नहीं, आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं, आपने मुझसे झूठ बोला था। आपकी दोस्त तो वो है, आपकी दोस्त तो वो है पक्की वाली, वो आई तो आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बाहर भी आप इसके साथ जाते हैं, आइसक्रीम भी इसको खिलाते हैं। खंसा रोई जा रही थी। मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। खंसा के लहजे में बेपनाह मासूमियत थी। वो बहुत खफा थी कि इसका एक ही दोस्त था, वो भी अब इसका किसी और का हो गया था। आबिस हंस पड़ा। पागल, वो मेरी दोस्त थोड़ी थी। फिर क्या थी? खंसा ने पूछा। आबिस चुप हो गया। पता नहीं, आहिस्ता से बोला। लेकिन अगर मैं किसी से मिल लेता तो इसमें नाराज़गी की क्या बात है? आबिस ने समझाने की कोशिश की। खंसा खफकी से देखती रही। अच्छा चलो सुलह कर लो। आबिस ने हाथ बढ़ाया, मगर खंसा ने कोई तवज्जो न दी। अना भी खामोशी से इनकी लड़ाई देख रही थी। अचानक फ़ोन की बैल हुई तो वो बाहर चली गई। आबिस ने 2-3 मरतबा सुलह के लिए कहा, मगर खंसा खामोशी तो आबिस बेबसी से देखता रहा। देखो खंसा, मैं बड़ा हूँ, मुझे काम के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। अगर तुम्हें लोगों से मेरा मिलना बुरा लगता है तो और तुम यूँ ही बीमार होती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मगर आप तो मेरे दोस्त हैं, लोगों से मिलना और होता है, दोस्त होना और होता है। आपकी वो दोस्त आई तो आप मुझे भूल गए। नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आप पर बोझ बन गए ना, इतने अरसे से आपके घर रह रहे हैं, आपका इतना खर्चा हुआ होगा, हम आपके सारे पैसे अदा कर देंगे। खंसा का लहजा अभी तक रो रहा था। आबिस तड़प कर उठा। क्या बकवास है खंसा, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, सिर्फ तुम्हारा, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है। वैसे ही मुँह से निकल गया, तुम कहीं नहीं जाओगी। याद रखना, अगर तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कहीं गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। खंसा ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। आप इसको अपने लहजे की सख्ती का एहसास था, मगर वो जानता था वो टेंशन में है। अगर सख्ती से ना रोका तो इसकी गैर मौजूदगी में कहीं चली जाएगी। अच्छा, तुम पर जो खर्चा हुआ है तुम वो किस तरह अदा करोगी? आबिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अपना भालू बेचकर, रोते हुए जवाब आया। आबिस का बेख्तियार कहकर निकल गया। चलो ऐसा करो कि वो भालू तुम मुझे बेच दो, मेरा सारा कर्ज उतार हो जाएगा। अच्छा। खंसा जल्दी से उठी, अपना अजीज तरीन भालू बेपनाह दुख के साथ इसके हाथों में दे दिया। ये मुझे बहुत अजीज है, ज़िंदगी में हमेशा इसने मुझे हौसला दिया। आबिस इसे देखता रहा, जिसके चेहरे पर भालू के लिए मोहब्बत बिखरी हुई थी। फिर तुम्हें इसकी जुदाई पर अफसोस होगा? आबिस ने पूछा। नहीं, ये मैं आपको दे रही हूँ और आप मुझे भालू से ज़्यादा अजीज़ हैं, सादगी से जवाब दिया। शुक्रिया। आबिस हंस पड़ा कि आपने हमें इस भालू से ज़्यादा अजीज़ समझा। चलो भाई, मेरा कर्ज भी अदा हो गया, अब तो नाराज़गी खत्म। आबिस ने हाथ बढ़ाया तो खंसा ने दोस्ती का हाथ मिलाया। खंसा, तुम पढ़ती नहीं हो? नया सवाल किया। घर में टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, पर यहाँ कोई पढ़ाता ही नहीं। खंसा ने आराम से जवाब दिया। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा और मैंने तुम्हें इतना वक्त ज़ाया कर दिया तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा और अगले साल तुम कॉलेज जाओगी। सच? खंसा खुश होगी। मुझे कॉलेज जाने का बहुत शौक है, मगर मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। आप इसने तसल्ली दी तो वो मुतमईन होगी। आप इसने आहिस्ता आहिस्ता आलिया से मिलना कम कर दिया। वो खंसा को दुख नहीं देना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता आलिया और इसके दरमियान फासले बढ़ने लगे, मगर आबिस ने कोई परवाह ना की। आबिस ने खंसा को टीचर रखवाने के लिए अलावा खुद भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसे मालूम हुआ कि वो तो बहुत निकम्मी बच्ची है। वो जो कुछ वो पढ़ाता, वो थोड़ी देर में सब कुछ गायब। जब कोई 5वीं मरतबा मैथ्स का सवाल समझा और फिर भी इसने गलत लिखा तो आबिस चीख उठा। तुम नहायत निकम्मी लड़की हो। खंसा इसकी तेज़ आवाज़ से डर गई। इतने अरसे बाद कोई तेज़ आवाज़ में इससे बोला था। वो कांप गई, बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए, मगर आबिस ने कोई नोटिस न लिया, गुस्से से बोला। जब तक तुम ये सवाल हल ना करो, इस वक्त तक सोने के लिए नहीं जाओगी, समझी? आबिस जोर से चिल्लाया और गाड़ी निकाल कर खुद बाहर चला गया। 1 बजे के करीब वो क्लब से आया तो स्टडी रूम की लाइट जलती देखकर इधर आ गया। वहाँ खंसा को देखकर हैरान है कि वो टेबल पर झुकी मुसलसल कुछ लिख रही थी। खंसा, तुम अभी तक सोई नहीं? वो अपनी बात भूल चुका था। खंसा ने इसकी आवाज़ सुनकर सर उठाया। बड़ी बड़ी आंखों में नींद भरी थी। आबिस को देखकर वो खड़ी होगी। आपने तो कहा था कि जब तक मैं सवाल हल ना कर लूँ इस वक्त तक सो नहीं सकती। आबिस सुनाटे में आ गया। अगर मैं ना आता तो तुम सारी रात जागती रहती। जाहिर है मैं सवाल हल किए बगैर कैसे सो सकती थी? लहजे में बेपनाह सादगी थी। तो हो गया सवाल हल? नहीं, खंसा ने बेचारगी से जवाब दिया। आबिस हंस पड़ा। अच्छा चलो छोड़ो इसको, कल नए अज़म से हल करेंगे, अब जाओ सोचो। तब इधर 1.5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी। खंसा से तो अक्सर इसकी फ़ोन पर बात हो जाती थी, मगर आबिस ने इससे कभी बात नहीं की। शायद इस तरह वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा था। एयरपोर्ट पर खंसा और आबिस ने इसका इस्तकबाल किया तो वो आबिस के नाराज़ चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। खंसा तो तब इंदा की दीवानी हो गई।
इनके सारे काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती। तबिंदा एल्बम में वहाँ की तस्वीर दिख रही थी कि आबिस है। तबिंदा समझ गई वो क्या बात करेगा। आबिस ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू कर दी। देखिए अम्मी, अब वो नॉर्मल हो चुकी है और आप भी वापस आ गया और अब इसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरी पोस्टिंग एबटाबाद हो गई है। इसके लिए सारे हालात साजगार हो गए। जो कुछ हुआ अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे ये बंधन तोड़ देना चाहिए। आबिस बहुत ठहरे हुए अंदाज में बात कर रहा था। तबिंदा नहायत सुकून से सुन रही थी। खंसा मेरी बहू है और मैं इसकी हैसियत कबूल कर चुकी हूँ। तुम्हें जॉब पर जाना है तो जाओ, मगर तुम इसे तलाक नहीं दे सकते। देखिए अम्मी, ये ज्यादती है। आबिस चिल्लाया। किसके साथ? अम्मी के सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे साथ भी और इसके साथ भी। मेरी और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। जब वो बड़ी होगी तो यकीनन अपने हम उम्र या अपनी पसंद से शादी करना चाहेगी। तो इस वक्त ये ज्यादती होगी कि मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया जाए कि अपनी उम्र के दोगुना बड़े शख्स को कबूल करके वो हमारे एहसानों का बदला उतारे। आबिस चीख रहा था। आबिस, जो कुछ मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख रहे। अम्मी ने गैर वाज़िया बात की। हाय, मैं भी देख रही हूँ वही कुछ। मेरी सोच देखो, अम्मी ना मिलन लग पई। बहरहाल मैं इस वक्त वापस नहीं आऊँगा जब तक आप इसकी मर्ज़ी से इसकी शादी नहीं कर देती। आप इसने अपना फैसला सुना और कमरे से निकल गया। तब इंदा कमरे खैरी सोच में पड़ गई। आप इसका मुंह मुस्तकिल सूझा हुआ था, मगर खंसा के साथ इसका रवैया बिल्कुल ठीक था। यही बात तब इंदा को कुछ मुतमिन कर रही थी। अगरचे कुछ खदशात भी थे, मगर वो मुस्तकबिल के खदशात को मुस्तकबिल के लिए रखना चाहती थी। और खंसा तो जब से आंटी आई थी मुड़कर इसने आबिस की तरफ नहीं देखा था। हर वक्त आंटी के कमरे में घुसी रहती थी। कभी इनके कपड़े इस्त्री कर रही होती, कभी खाना पकाने की कोशिश करती, कभी इनके बालों में तेल डालती। आबिस कुछ दिन तो इसकी मसरूफियत बर्दाश्त की, फिर एक दिन इसे लॉन में पकड़ लिया। तुम सख्त एहसान फरामोश लड़की हो। क्यों, मैंने क्या किया? वो खफा हुई। चॉकलेट मैं तुम्हें ला देता हूँ, पढ़ाता मैं तुम्हें हूँ, बाहर मैं लेकर जाता हूँ और तुम हो के खिदमत अम्मी की करी हो। और अम्मी के आते तुमने तोते की तरह आंखें फेर ली, इसलिए आजकल तुम्हारी आंखें तोते की तरह लग रही हैं। अल्लाह ना करे मेरी आंखें तोते की तरह हों। खंसा दहल गई और इसकी गाड़ी के शीशे में झांक कर अपनी आंखें देखी। अच्छी खासी तो खूबसूरत है, दिल को तसल्ली भी। अच्छा अबिस, मुझे अम्मी के लिए सूप तैयार करना है। आप इसने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाया। अम्मी को सूप कोई खास पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी पोस्टिंग एबटाबाद होगी और चंद दिनों के बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा। आज अपनी पोस्टिंग की खुशी में मैं तुम्हें डिनर दे रहा हूँ। क्या आप चले जाएंगे? खंसा का रंग सर्द हो गया। और ये कोई खुशी की बात है? बेख्तियार इसके कंधे से रखकर रोना शुरू कर दिया। मैं आपके बगैर क्या करूँगी? मैं तनहा कैसे रहूँगी? मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? मुझे तनहा कमरे में डर लगता है। मेरे पास कौन सोएगा? मेरे साथ बातें कौन करेगा? वो सख्त परेशान थी। खंसा क्या कर रही हो? क्यों इतना रो रही हो? मैं हर हफ्ते तुम्हारे पास आया करूँगा और अब तुम बड़ी हो रही हो और संजीदगी से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब इसने इसे डांटा तो खंसा खामोश होकर खफली से देखने लगी। फिर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मत जाएं। खंसा ने जिद की। नहीं गुड़िया, जाना तो मुझे होगा और फिर ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें रोज़ खत लिखूंगा, मिलने के लिए आऊँगा। वादा? खंसा ने हाथ आगे किया। पक्का वादा। अब इसने इसका हाथ थामा। बिंदा ने नबी को बुलाया और रास्तराना अंदाज में इससे पूछने लगी कि अब इसने खंसा को इस निकाह के बारे में बताया? नहीं तबिंदा बीबी, मैं तो इन दोनों को मुस्तकबिल के बारे में सख्त मायूस हूँ। ये बेल चढ़ती नजर नहीं आती मुझे। आप इसमें तो इसे बिल्कुल बच्ची ख्याल करते हैं और बच्चों की तरह से बहलाते हैं। हालांकि अब वो 16 साल की होने वाली है, कद काट भी निकाल रही है, लेकिन लगता है इस रिश्ते को बिल्कुल भुला बैठे। और खंसा को क्या खबर कि आप इसके क्या लगते हैं। अनाबी ने सारी सूरत हाल इसके बताई। अच्छा खैर, कल आप इसके तमाम बहन भाई आ रहे हैं। आबिस जा रहा है ना? जाने फिर कब मिलना हो? मैंने इनको सारी तफसील बता दी। ये भी बता दी कि खंसा इस रिश्ते से बेखबर है। अगले हफ्ते तक आबिस चला जाएगा। जाने फिर कब आएगा? मुझसे तो बहुत खफा है। तबिंदा ने ठंडी सांस ली। आप फिक्र ना करें, तबिंदा बीबी वक्त खुद ही इनको सीधा कर देगा। आबिस मियाँ ने खंसा के लिए आलिया से भी मिलना कम कर दिया कि इसे दुख ना हो। देखिएगा कल ये खुद अपने मुँह इतराफ़ करेंगे। अनाबी ने अक्लमंदी की बातें करना शुरू कर दी। तबिंदा हंस पड़ी। हाँ भाई, अब तो सब कुछ वक्त पर ही छोड़ा होगा। खंसा, पियो दूध। अब इसने डांटा। और हाँ, मुझे मेरे पीछे सुस्ती की तो मैं मिलने के लिए नहीं आया करूँगा। और हाँ, दिल लगाकर पढ़ना। अबिस आप मत चाहिए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और खूब दिल लगाकर पढ़ूंगी भी। आप मत चाहिए। नहीं खंसा, जिद की बिल्कुल नहीं हो रही। अब इसने बेचारगी से कहा। अच्छा तो फिर आप मेरे साथ एक वादा करें। हाँ बोलो। आबिस सही होकर बैठा। आप किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे? वो मासूमियत से बोली। जहन में आलिया थी जिसकी वजह से आबिस ने तवज्जो देना बंद कर दिया है। आबिस बेख्तियार हंसा। तुम जेलस हो रही हो? पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ मेरे दोस्त हैं। खंसा ने उलझ कर कंधे उचकाए तो आबिस मुस्कुरा दिया। ओके, कोई और हुक्म? नहीं, इतना ही काफ़ी है। खंसा हंस पड़ी। दिन पर लगाकर उड़ गए। खंसा इन लोगों से बेहद मानूस हो गई थी। आबिस के जाने का दिन आ गया तो खंसा के आंसू नहीं रुक रहे थे। आबिस बार बार जल्द आने का वादा कर रहा था, मगर तबिंदा जानती थी वो वापस लौट कर नहीं आएगा। मगर जो कुछ वो चाहता था वो भी नामुमकिन नहीं था। फिर वो चला गया। खंसा रोज़ आबिस को खत लिखती। इसे तो यूँ लगता कि आबिस चला गया तो सारी खुशियाँ भी इसके साथ चली गई। घर में वो थी और तबिंदा वो हर हफ्ते इंतजार करती थी, मगर आबिस ना आया। तबिंदा खत लिखती थी और आने का कहती तो इसकी एक ही रट होती कि वो इनके फैसले का मुंतज़िर है। जिस दिन खंसा के मुताल्लिक फैसला कर लेंगी वो लौट आएगा। और खंसा इन दोनों की अंदरूनी जंग से बेखबर आबिस का इंतजार करती। खंसा बेहद उदास थी। तबिंदा आंटी का काम कर दिया, तो आबिस को खत लिख दिया, फिर वो फारिग होती थी। आबिस की ख्वाहिश की तकमील के लिए इसने दिन रात पढ़ा और मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। फिर वो कॉलेज में आ गई, कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी में आ गई, मगर आबिस ना आया।
एक शहर से दूसरे शहर इसका तबादला होता रहा और खंसा के हर स्टार पर अपने आने का लिखता था, मगर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आन पड़ती कि वो ना आना पाता। यूनिवर्सिटी खंसा के लिए एक बिल्कुल नई जगह थी, कॉलेज से बिल्कुल मुख्तलिफ, मगर बहुत ही पुरअतमाद थी। अभी तक इसने किसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं की थी। एक दिन वो क्लास से फारिग होने के बाद बहुत ध्यान से नोट्स बना रही थी कि एक गुलाब इसकी डायरी में आ गिरा। मुड़कर देखा तो फाइनल ईयर का हसन मुस्कुरा रहा था। खंसा के तो आग लगी, फ़ौरन उठकर इसके पास आ गई। ये क्या बदतमीज़ी है, इसे फूल कहते हैं। वो इत्मीनान से मुस्कुराया। खंसा ने फूल ज़मीन पर फेंक कर पाँव पर रखकर गुजर गई, फिर मुड़कर इसकी तरफ देखा जो सख्त तैश्ते से देख रहा था। और इसे क्या कहते हैं ये भी आप समझते होंगे। और इस दिन के बाद तो रोज़ इसके घर पर जरिया सर्विस फूल आने लगे। खंसा इससे सख्त तंग थी। आप इसको गए 6 साल गुजर गए। इस तमाम अरसे में इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसे जो आप इसे इस कदर प्यार है, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इसमें कमी आने की वजह शिद्दत आती जा रही थी। तो ये क्या है, इसे वो क्या नाम देगी। आप इससे इसकी मोहब्बत दीवानगी की हदूद को छू रही थी, मगर इसने कभी भी अपनी कैफियत को समझने की कोशिश नहीं की। खंसा दोपहर को कुछ आराम करने के लिए लॉन में बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी अरसे के बाद मौसम खुशगवार हुआ था। इतनी हबस के बाद ठंडे हवा के झोंके मजाज को शगुफ्तगी बख्श रहे थे। खंसा मौसम की इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। अचानक पोर्च में गाड़ी आकर रुकी, मगर खंसा ने कोई ध्यान न दिया कि होगा कोई आंटी से मिलने वाला। मगर गाड़ी से उतरने वाला अंदर आने की बजाय लॉन की तरफ आया और इसके करीब आकर खड़ा हो गया। खंसा ने थोड़ी देर इंतजार किया कि आने वाला इस वक्त से आए कि बगैर ही टल जाए, मगर फिर मजबूर होकर सर उठाया तो किताब इसके हाथ से गिर ही गई। वो बेख्तियार खड़ी हुई इसके तरफ बढ़ी, मगर फिर इसके करीब जाकर रुक गई। इसे एकदम एहसास हुआ गुजरे वक्त में वो पुरानी खंसा नहीं बल्कि वो बड़ी हो गई है। आप इसके कंधों से लटक कर जिद करने और इससे कहानियाँ सुनने वाली, उसके हाथ से खाने वाली खंसा कहीं पीछे रह गया। बड़ी खंसा इसी बेख्तियारी से इससे नहीं मिल सकती। आप इस से देखकर हैरान रह गया। गुलाबी रंगत काली घटाओं की तरह बाल जो कि हवा के साथ अटकेलियाँ कर रहे थे। तीखे नकूश और नाजुक सरापा के साथ किसी शायर की हसीन गज़ल तो लग रही थी, मगर वो खंसा जिसे छोड़कर गया था वो तो हरगिज़ नहीं थी। इसके तसव्वुर में खंसा वहीं रुकी हुई थी, भालू को सीने से लगाए इसका हाथ पकड़े, इसकी ज़ात के पीछे छुपने वाली हर बात में इसका सहारा तलाश करने वाली, लोगों से मार खाकर इसके पास शिकायत लाने वाली खंसा जिंदा थी। इसके इस रूप ने इसे दम बखुद कर दिया। दिल के किसी कोने में यह एहसास भी जिंदा था कि आबिस ये तुम्हारी मनगूआ है। हेलो। आबिस ने हाथ बढ़ाया तो खंसा पहले की तरफ फ़ौरन हाथ पकड़ने की वजह झिझक गई, तो आहिस्ता से अपना नरम गदास हाथ इसके हाथ में दे दिया। आबिस ने हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। क्या हाल है, आबिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, खंसा आहिस्ता से बोली। इतना ही जवाब देकर खामोश होगी, हालांकि दिल में बेशुमार बातें मचल रही थी। वो इसे पूछना चाहती थी कि इतने वादे करने के बाद वो क्यों नहीं आया, क्या इतने अरसे में वो इसे याद ना आई, मगर अजीब सी झिझक थी जो इसे रोक रही थी। आबिस की नज़र भी एकदम बदल गई थी, जिससे वो उलझ गई थी। आबिस जो इतने अरसे पुरसकून रहा था, खंसा के तसव्वुर ने इसे कभी डिस्टर्ब नहीं किया था, बल्कि इसके साथ निकाह का तसव्वुर आते वो बेहद बेजारी का शिकार हो जाता। अम्मी को खत पे खत लिखता था कि खंसा की बात कहीं और तय कर दे और इसे इजाज़त देकर उसे तलाक दे दे, मगर अम्मी भी अपनी बात पर अटकी हुई थी। अब अचानक खंसा को देखकर वो चौंक गया कि क्या बाकी लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। वह हैरान था और अपने दिल की धड़कन भी इसे और किसी और लय पर धड़कती महसूस हुई। ओह खुदाया, अगर मैं इसे तलाक दे देता तो अब मैं अपने दिल का क्या करता, मगर दिमाग ने रोक दिया। आबिस इसके कद निकालने से क्या होता है, हकीकत तो वही है जो कल थी कि वो उम्र में तुमसे बहुत छोटी है और यकीनन इसने अब तक अपना साथी मुंतखब भी कर लिया होगा। मैं इसे फैसले की आज़ादी दूंगा और इसके राय को तस्लीम भी करूंगा। आबिस ने अपने आप को संभाला। आबिस वहीं बैठकर सोचा जा रहा था, अपने दिल की इस अचानक कलाबाजी ने से कुछ रंजीदा कर दिया। अना भी खंसा के बुलाने के लिए आई थी कि शाम हो रही है, अंदर आ जाओ। तो खंसा के करीब बैठे आबिस को देखकर इसे अपनी आंखों पर ख्वाब का गुमान हुआ। कितने साल हो गए थे वो लौट कर नहीं आया। आबिस मियाँ। वो पास आई तो खंसा जो मुसलसल आबिस को देखे जा रही थी चौंक गई और खड़ी होगी। आबिस अनबी की हैरत पर हंस पड़ा। अनबी ने शोर मचा दिया। आन के आन में सारा घर वहाँ जमा हो गया। तब इंदा की आंखों से तो आंसू की झड़ी लग गई थी। अब क्यों आए हो, शिकवा ज़बान पर मचल गया। पोस्टिंग होगी इस शहर में, आहिस्ता से जवाब दिया। अच्छा, वरना तुम कभी ना आते। अम्मी ने नाराज़गी से देखा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, आना तो था, आखिर घर है मेरा। आबिस हंसा, फिर अम्मी के गले लग गया। खंसा ने सोचा कि ज़रूर इन दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आबिस इतने साल नहीं है, मगर आंटी ने तो कभी जिक्र नहीं किया। खंसा आओ अंदर चले, आंटी ने आवाज़ दी तो वे इनके पीछे चल पड़ी। आबिस के पीछे चलते हुए इसने गौर से देखा। वो बहुत कमज़ोर हो गया था, मगर पहले से ज़्यादा ग्रेसफुल। वजी तो पहले ही था, मगर इन 6 सालों में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शायद वक्त इनके लिए ठहर गया है। वो मुस्कुराई। आराम से बैठने के बाद इसने खंसा की तरफ देखा। गुड़िया, तुम कुछ बड़ी नहीं होगी, हंस कर पूछा। अब मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। वो चिढ़ गई। आप इसकी ज़ुबान से लफ्ज़ गुड़िया से बहुत बुरा लगा था। अच्छा हाँ। अब इसके चिढ़ने पर हंस दिया। हो तो गुड़िया जैसी, चाहे जितनी बड़ी भी हो जाओ। वो अम्मी की तरफ मुड़ा। पता है, मैं इसके लिए बहुत से खिलौने और चॉकलेट लाया हूँ। खंसा ने बुरा समूह बना लिया, जबकि वो तीनों हंसने लगे। खंसा खफा हो गया। आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, मैं अब खिलौनों से नहीं खेलती। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आबिस तेरी से इसके पीछे। खंसा, इसने पुकारा, मगर वह रुकी। पता नहीं दिल की हालत अजीब हो रही थी, इसे रोना आ रहा था, इसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो आबिस इतना झिझक क्यों रही है। आबिस पता नहीं इसके बारे में क्या सोचेगा। आबिस ने जब देखा कि वो रुकी नहीं तो तेजी से आगे बढ़कर इसी सांप का अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया। लगता है तुम नाराज़ हो गई, चलो भाई सुलह कर लो, तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हें ले दूंगा। खंसा का हाथ भीग गया। दिल इतनी तेजी से
धड़कने लगा। इसे लगा कि आबिस इसकी आवाज़ बखूबी सुन रहा है। इसका लमस बहुत अनोखा सा महसूस हो रहा था। हालांकि वही आबिस था जो इसे कंधों से लगाकर कहानियाँ सुनाया करता था, बहलाया करता था, आराम से इसके साथ बैठ जाता था, मगर ये लमस बहुत अजीब था। खुद आबिस भी झिझक गया। इसका नाजुक मुलायम हाथ इसके हाथ में पिघल रहा था। इसने आहिस्ती से इसका हाथ छोड़ दिया, फिर बगैर वजह के हंसते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। शायद वो अपनी बेसाख्ता कैफियत से निकलना चाहता था, मगर खंसा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आप इसको अपने ऊपर शदीद गुस्सा है। भला वो क्या सोचती होगी, किसे क्या हो गया, वो इतना कमज़ोर तो कभी ना था। गुस्से से हाथ में मुक्का मारा और अम्मी की तरफ चला गया। खंसा चुपचाप बिस्तर की साइड पर बैठी सोचे जा रही थी, मुझे क्या हो गया एक ही पल में, मगर नहीं, ये बात एक पल की तो नहीं। आप इस मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो इतने साल मुझसे दूर है, मगर मैंने हमेशा इसे सोचा। शदीद दीवानों जैसी मोहब्बत की। हाँ, ये है कि मैं मोहब्बत की इस नवैयत को न समझ सकी। जो बात वो खुद न जान सकी थी, वो आबिस के क्लमस ने इसे समझा रही थी। हालांकि मैंने ये भी नहीं सोचा कि जो आबिस को इतना चाहती हूँ कि इसके साथ भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। किस ताल्लुक से, मेरा इससे क्या रिश्ता है? बस यही ना कि इन लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दी, मगर मैंने तो आबिस को हमेशा से अपनी मलकियत जाना। हर ख़त में इसको ताकीद करती थी कि वो किसी से दोस्ती ना करे। फिर वो एकदम खड़ी होगी। अगर आप इसको पता चल जाए, वो मेरे मुताल्लिक क्या सोचेगा कि इस लड़की को हमने अपने घर में पनाह दी और घर पर कब्जा करने का सोच रही है। ये लोग मुझे एहसान फरामोश ख्याल करेंगे। तब इंदा आंटी क्या सोचेंगी कि इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया कि इनके इतने शानदार बेटे पर कब्जा करना चाहती है। खंसा उदास होगी। आबिस मुझसे बहुत बड़े हैं, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे मैं इनके मुताल्लिक ऐसा सोचूं। उल्टा सीधा सोचते सोचते से नींद आ गई। नाश्ता करते हुए बगौर आबिस की तरफ देख रही थी, मगर वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। कितना अरसा हो गया, आबिस ने शादी भी नहीं की। शायद वो किसी का इंतजार करें। खंसा को आलिया याद आ गया। आबिस के जाने के बाद इसके कितने फ़ोन आते थे। हो सकता है ये वही हो, मगर किसी मजबूरी की वजह से उसे शादी ना कर सका हो। वो नाश्ता छोड़कर अपने ख्यालों में गुम थी। खंसा आओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता जाऊँ। आबिस तैयार इसके सामने खड़ा था। खंसा खामोशी के साथ इसके साथ चल पड़ी। रास्ते में आबिस से छोटी छोटी बातें पूछता रहा, मगर वो बेध्यानी में जवाब देती रही। यूनिवर्सिटी आकर वो उतरी तो गेट पर खड़ा हसन तेरी से आया और इसकी तरफ एक फूल बढ़ाया। आबिस ने दूर से इन्हें देखा। हसन इसे फूल दे रहा था। हसन के चेहरे की चमक, इसका अंदाज आबिस बखूबी समझ गया था कि वो खंसा से मोहब्बत करता है। तो वक्त ने अपना फैसला दे दिया। खंसा ने अपना साथी चुन लिया। आबिस के अंदर गहरी उदासी उतर गई। हालांकि वो ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार था, मगर खंसा को देखकर जो हलचल इसके दिल ने मचाई थी, इससे वो जान गया कि अगरचे से अपने कॉल के मुताबिक वो खंसा की राय का एहतराम करेगा, मगर अपनी दिल की बसात पर ये बाजी हार जाएगा। वो गुजरे वक्त में इसके साथ इतना वाबस्ता हो गया था कि इससे किए के वादे के मुताबिक किसी लड़की के करीब भी नहीं गया। वादा तो इसने कम उम्र लड़की से किया था, मगर निभाते निभाते वो इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। अब इसने अफसुर्दगी के साथ सोचा, काश वो वापस ना आता, वहीं से कोई फैसला कर देता। कम से कम इस दुख से तो मैं पूछ रहा था कि अभी तो दिल आबाद भी ना हो सका था और उजड़ने का सामान पैदा हो गया। हाय वे पोछला पिछे बैठा तो वो करना पिया अपनी क्या सराइयाँ करन तो पहले देखो पोछला। फरीन से मिलने के लिए आई हुई थी। साथ के साथ वो ये भी चाहती थी कि वलीमे में शिरकत करके वापस जाए, मगर इन दोनों के मोहतात रवैये ने सबको बड़ा मायूस किया था। बिंदा ने इसे अब इसके बारे में बताया कि वो अब कोई ना कोई फैसला करके दम लेगा। इन्हें खंसा से अपनी बेटी की मानिंद मोहब्बत थी। वो इतना अरसा इनके पास रही थी, अब अपने हाथों से किसी और घर के इसकी रुखसती इनके लिए बड़ी मुश्किल थी। इसकी उदासी देखकर फरीन एक तरकीब सोची और मुनासिब मौके का इंतजार करने लगी। ऑफिस जाते हुए आबिस से साथ ले जाता तो वापसी पर वो पॉइंट से आती थी। खंसा हसन से तंग आ चुकी थी। क्लास ऑफ होते वो लाइब्रेरी चली गई ताकि इसकी निगाहों से बच सके। खंसा लाइब्रेरी में बैठी बेहद बोरियत महसूस कर रही थी कि एक प्यारी सी लड़की इसके पास आई। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों नहीं? खंसा मुस्कुराई। लाइब्रेरी सबकी मलकियत है, मेरे नाम पर लौट तो नहीं हुई। हंस पड़ी। फिर बेतकल्फी से बोली, आप तो इतनी प्यारी हैं कि पूरा कैंपस आपके नाम लिखने को जी चाहता है। खंसा हंस पड़ी। ऐसी भी कोई बात नहीं, आप खुद भी बहुत प्यारी हैं। जवाबी तारीफ की। कैसा नहीं हो सकता कि दो प्यारे लोगों की दोस्ती हो जाए? वो शरारत से हंसी तो खंसा उलझ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रोज़ आपको क्लास में अकेले बैठे देखती हूँ, तो सोचती थी कि आपकी तन्हाई दूर की जाए और इस तरह मुझे एक प्यारी सी दोस्त भी मिल जाएगी। इतनी लंबी तमहीद पर खंसा मुस्कुरा दी। क्यों नहीं, मुझे आपसे दोस्ती करके खुशी होगी। ये हुई ना बात। मुझे शाजिया खान कहते हैं, वो चहकी, और मैं खंसा अब्बास हूँ। चलो तारुफ तो हो गया। इसी खुशी में कैंटीन चलते हैं, यहाँ के समोसे और चाय बहुत मशहूर है। शाजिया ने ऑफर की तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। पहले मैंने दोस्तों पैसे कौन भरेगा? दोनों अपने अपने पैसे भरनी या एक जनी भरेगी दोस्ती की खुशी? वैसे भरने थे अपने अपने चाहिए। चलो आगे चल लें। कैंटीन पर हसन साहब भी मौजूद थे। खंसा के माथे पर बेख्तियार बल पड़ गया। क्या हुआ? शाजिया ने पूछा। कुछ नहीं, पास लोग खौमखा चिमटने की कोशिश करते हैं। खंसा सख्त बेजार हो चुकी थी। कौन? शाजिया ने हैरत से इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। ओ हसन, अरे ये तो फाइनल ईयर का प्रिंस कहलाता है। लड़कियां मक्खियों की तरह इस पर गिरती हैं और तुम बेजार हो। शाजिया ने हैरत का इजहार किया। मक्खियां हमेशा गंदगी पर गिरती हैं, अब तुम मक्खियों को प्रिंस का नाम दे दो, ये गंदगी का। खंसा सख्त खफा थी। ओहो, नाराज तो मत हो, मैंने तो ऐसी बात की थी। खैर दफ़ा करो, हमें क्या कुछ दिन मंडलाता रहेगा ना, तो ना दी तो खुद ही पीछे हट जाएगा। शाजिया ने बेपरवाही से कहा और ऑर्डर देने लगी। खंसा भी इसकी तरफ मतवजा हो गई। खंसा, ये तुम क्या कर रही हो? आप इसी से अपने कपड़े इस्त्री करते देखकर हैरान हो गया। कुछ नहीं, आपके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, सादगी से जवाब दिया। आजकल तो इसका दिल चाहता था वो आबिस का हर काम खुद करे, इसकी बात पर आबिस हंस पड़ा। ये मुझे भी नजर आ रहा है, मगर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? नौकर घर पर मौजूद है, वो कर सकते हैं काम।
आप इसके लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी। वैसे भी वो दोनों आपस में कम से कम बात करते थे। आज कितने दिनों बाद इसने खंसा से बात की थी। मेरी मर्जी, खंसा ने आराम से जवाब दिया। वो तो वैसे भी आप इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। ओके, आप इसने तवील सांस लिया। वो कई दिनों से मुंतज़िर था कि खंसा अम्मी से इस लड़के के बारे में बात करे ताकि वो जल्द से जल्द अपने कॉल से आज़ाद हो सके और अपने दिल का मातम करे। कुछ देर वो खंसा को काम करते देखते रहा, फिर अपने कमरे की तरफ पलटा तो खंसा ने बेख्तियारी से आवाज़ दी, आबिस ठहर गया। आबिस, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है मगर मुझे कुछ नहीं दिया। अंदाज रूठा रूठा था। मैं मुंतज़िर था कि तुम खुद मांगो, खुद मुझसे कहो। चलो कहाँ चलना। आबिस मानी खेदी से बोला। खंसा को इसकी बात समझ में नहीं आई। तो मैं जो कुछ मांगूंगी आप देंगे? खंसा हंसी। हाँ दूंगा। आबिस संजीदा था। दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे थे। फरी बाजी को साथ ले ले। खंसा खुश हो गई। नहीं भाई, इस दफ़ा हम होते, अगली दफ़ा ले चलेंगे। आबिस ने नफ़ी में हाथ हिलाया। ओके चले। खंसा तैयार थी। आबिस ने गाड़ी निकाली। हाँ अब बताओ कहाँ चलना है? बाजार। और कहाँ? क्या शॉपिंग अब कहीं और होने लगी है? खंसा हैरान हुई। बस बाजार तक? सोच लो, मैंने ओपन ऑफर किया है। आबिस का ख्याल था कि खंसा इसे इस लड़के से मिलाने ले जा रही है। इधर खंसा आबिस के अंदाज पर उलझ रही थी। पता नहीं है आबिस कैसी बातें करने लगे थे। इसके फेवरेट आइसक्रीम के पास आबिस ने गाड़ी रोकी। आओ पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, मैं बहुत अरसे बाद इस जगह पर आया। आबिस ने इधर उधर देखते हुए बात की। मैं भी बहुत अरसे बाद यहाँ आई हूँ। खंसा मुस्कुराई। क्या मतलब? क्या मेरे बाद तुम यहाँ नहीं आई? आबिस हैरान हुआ। नहीं, आपके बगैर मैं कभी कहीं नहीं गई। आबिस के साथ चलते हुए से वो वक्त याद आया जब वो पहली मरतबा यहाँ आई थी। जब भी वो कभी भी माजी को याद करने बैठती तो चंद धुंधलाए चेहरों के अलावा इसे सब कुछ ख्वाब लगता। आबिस ने इसकी उदासी महसूस कर ली। क्या हुआ? कुछ नहीं आबिस, आपको मेरे माजी की वो खौफजदा डरी सहमी लड़की याद है? खंसा ने आहिस्ता से कहा। हाँ, मगर इस वक्त वो तुम्हें क्यों याद आई? अब तो तुम नई ज़िंदगी शुरू करने वाली हो, इसी के मुताल्लिक सोचो। आबिस ने कहा तो खंसा ने इसे एक नज़र देखकर दूसरी तरफ देखने लगी। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। छोड़ो, ये देखो। आबिस ने खूबसूरत डिबिया इसके हाथ में रखी। ये क्या? खंसा ने जल्दी से खोली। बेपनाह खूबसूरत डायमंड रिंग चमक रही थी। खंसा का चेहरा इससे ज़्यादा चमकने लगा। वो आबिस की तरफ से पहला तोहफा था। मगर आप तो कह रहे थे कि आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। खंसा ने शिकवा किया क्योंकि जब आबिस ने सबको गिफ्ट दिए थे तो फिर इसे फिर कभी का कहा था तो इसे बहुत दुख हुआ था। हाँ, मैं वाकई वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया था, मगर फिर तुम्हें देखने, तुमसे मिलने के बाद ली थी। आबिस ने थोड़ा ठहर कर अपनी बात मुकम्मल की। आइसक्रीम खाओगी? आबिस ने बहुत प्यार से पूछा। वो सब कुछ भूल गया था। याद था तो सिर्फ इतना कि वो इसके साथ है। मैं बहुत सारी खाऊंगी। खंसा ने बचपन की तरह हाँक लगाई। अगला जुमला नहीं कहोगी? आबिस ने शरारत से कहा। क्या? वो हैरान हुई। और आपके हाथ से खाऊंगी। आबिस ने जुमला मुकम्मल किया तो खंसा सुर्ख पड़ गई। आबिस की शक्ल देखकर हंस पड़ा। खंसा का दिल चाह के कह दे कि अब तो ये दिल और अनहोनी ख्वाहिशात करने लगा। तुम्हें क्या बताऊं कि ये क्या चाहता है। दास्ते तेरा अपना ही पर्सनल प्रॉपर्टी है। मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं मुकती अभी कहना दिया। एक्सक्यूज़ मी खंसा, मुझे तुमसे बात करनी है। हसन अचानक इसके सामने आए। शाज़िया से बात करती खंसा चौंकी, फिर लापरवाही से बोली, कीजिए। आप मुझे थोड़ा सा वक्त देख सकती हैं? शाज़िया ने महसूस की कि हसन तन्हाई में बात करना चाहता तो फ़ौरन खड़ी होगी। खंसा, तुम लोग बात करो, मैं राहीला से नोट्स का मालूम कर लूँ। खंसा इसे रोकना चाहती थी मगर वो तेज़ी से राहीला की तरफ चली गई। इसके जाने के बाद हसन खंसा की तरफ मतवज्जा और इसके सामने घास पर बैठ गया। मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोगों ने एक दूसरे से कही है। शायद इनके जज्बों की शिद्दत ने इन्हें मेरी तरह मजबूर कर दिया कि वो अपने महबूब को बताएं कि इनकी बगैर ज़िंदगी में कोई लुत्फ़ नहीं है। रातें इनके ख्यालों ख्वाबों में बसर होती हैं तो दिन इनको एक नज़र देखने की आस में गुजर जाता है। इस उम्मीद पर गुजर जाता है कि आज तो अनजान महबूब नज़र उठाकर कबूलियत का शर्त बख्शेगा, मगर फिर दिल डूब जाता है जब हमारी बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह खलूस किसी पर अंदाज ना हो रहा हो। खंसा बेतासुर चेहरे के साथ बैठी रही। हसन ने थोड़ी देर अपने इसके रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया, फिर जैसे अपने आप से हार गया। खंसा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हो। हालांकि मैं तुमसे कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैंने बहुत खलूस से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं किसी टेढ़े रास्ते से तुम तक नहीं आना चाहता और बाइज्जत रास्ते से तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। मगर मैं खंसा ने तेरी से कुछ कहना चाहा तो खंसा ने इसकी बात काट दी। नहीं, अभी फ़ौरन जवाब मत दो। इस वक्त तुम गुस्से में हो सकता है कि मेरी बात तुम्हारे लिए असर न रखती हो, मगर जब तुम ठंडे दिल से सोचोगे तो मेरे जज्बों की कायल हो जाओगी। मैं अभी जवाब पर इसरार भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता कोई और नहीं करेगा। हसन ने गंभीर लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और देरी से उठकर चला गया। खंसा ने सर को झटका। इसके जाते शाज़िया आ गई। क्या कह रहा था मजनू? वैसे बेचारी की हालत बहुत ख़राब थी। शाज़िया हंसी। तुम्हारा सर। खंसा ने फाइल इसके सर पर मारी। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? बस यार, इसकी बेचारगी पर तरस आ गया। वो तो यूनिवर्सिटी में भी लगता है कि तुम्हारी वजह से आता है। जब देखो तुम्हारा निगरान होता है। मैंने तो सोचा आज अगर इसने हिम्मत कर ली तो अपने दिल की बात करने का इसे पूरा मौका मिलना चाहिए। शाज़िया ने हंसते हुए शरारत से कहा। बहुत बदतमीज़ हो तुम। मैं तो समझी थी कि तुम मेरी दोस्त हो। खंसा भुना कर उठ खड़ी हुई तो शाज़िया भी भाग कर इसके साथ चलने लगी। भाई दोस्त मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं तो तुम्हारा भला सोचती हूँ, मगर तुम हो कि इससे इतनी बेजार हो। हालांकि क्या कमी है इसमें? शाज़िया संजीदा होगी। खंसा रुक गई और शाज़िया के सामने खड़ी होकर बोली, एक बात तुम याद रखना कि मुझे चाहे हसन हो या कोई और हो, किसी की कमी या ज़्यादती के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा हर एक को यही जवाब होता है कि खंसा इनमें से किसी के लिए नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। इसकी आंखें गिली हुई थी। तुम्हें पता खंसा ऐसे जवाब कब दिए जाते हैं? शाज़िया आहिस्ता से बोली।
नहीं मुझे नहीं पता, वो बेनियारी से बोली। जब इंसान किसी और को अपना मान चुका हो, जब किसी और को चाहने लगे, तो फिर दूसरे तीसरे की कोई परवाह नहीं होती। मैं सच कह रही हूँ ना। शाज़िया ने पूछा। पता नहीं खंसा उदास होगी। खंसा भाग पॉइंट निकल रहा है। शाज़िया अचानक चिल्लाई, दौड़ लगा रही तो खंसा भी इसके पीछे भागी। अम्मी मेरे ख्याल में अब हम आबिस की शादी कर देते हैं। फरी ने बैठे बैठे अचानक शोशा छोड़ा। खंसा जो मम्मी के सर पर तेल लगा रही थी चौंक गई। इसके हाथों की लर्जिश को तमिंदा ने बखूबी महसूस किया। हाँ ये ठीक है, तुम और खंसा मिलकर इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो, फिर हम धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। ठीक है, फरी खुश होगी। खंसा कितना मज़ा आएगा, ढोलक बजेगी, हम नए कपड़े बनाएंगे। फरी पुरजोश थी। खंसा का हालत खुश्क हो गया। इसने किसी की बात का भी कोई जवाब न दिया और तेजी से कमरे से निकल गई तो दोनों माँ बेटी हंस पड़ी। देखा हमें, खंसा आबिस को पसंद करने लगी। शुक्र है कि मेरी एक तरफ से परेशानी तो दूर हुई, मगर फरी मुझे ज़्यादा परेशानी आबिस की तरफ से है। वो किसी भी तरह से कबूल करने को तैयार नहीं है। तब इंदर ने परेशानी से कहा। अम्मी आप फिक्र न करें, मैं इसे संभाल लूँगी। फरी ने पेपरवाई से कहा। खंसा मुसलसल रोए जा रही थी और अभी पूछ पूछ कर थकी, मगर वो कुछ भी बोलने पर आमादा नहीं थी। ठीक है, मैं आबिस पिया को बुलाती हूँ, वही खुद ही वजह मालूम करेंगे। अना भी कमरे से बाहर जाने लगी तो खंसा जोर से चिल्लाई। कोई ज़रूरत नहीं है इसको बुलाने की। क्या लड़ाई होगी अब खंसा, तुम बड़ी होगी, अब तो लड़ना बंद कर दो। अनाबी ने नसीहत की। मेरा क्या रिश्ता इसके साथ कि मैं लड़ती फिरूं। वो हर एक से खफा हो चुकी थी। फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बोली। अनाबी मेरी तो कोई मामा भी नहीं है कि मैं अपने दिल की बात इनसे कह सकूं, और तो कोई मेरी बात समझने के तैयार ही नहीं है। इसके लहजे में हसरत थी। इसने अनाबी को तड़पा दी। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मुझसे कहो अपने दिल की बात, मैं समझूंगी तुम्हारी बात। अनाबी ने इसे अपने सीने से छुपाते हुए कहा। अब इसकी शादी हो रही है, इसने मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश मेरे बगैर के पूरे कर दी, जैसे वो असल से जानता हो कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल इसकी ख्वाहिश कर बैठा। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे इसके दरमियान बहुत फ़र्क है। उम्र के फ़र्क के अलावा मैं लावारिस हूँ, साहिब जायदाद नहीं हूँ। भला इतनी सारी लड़कियों में इसे मैं कहाँ नज़र आ सकती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शिव हमेशा की तरह मेरे कहे बगैर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। मगर अना भी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने वाला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करा, और मैंने ये हमेशा यही समझा कि वो सिर्फ मेरा है और मैं इसे किसी और का नहीं होते नहीं देख सकती। लगता था कि वो आज रो रो कर आज ही खत्म हो जाना चाहती है। अना भी बेख्तियार मुस्कुरा दी। खंसा बेटा, कौन कहता है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करा, वो तो है ही तुम्हारा। सिर्फ तुम इससे बेखबर हो, वो तो बाखबर है। वो सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा निकाह इससे हो चुका है। क्या? खंसा ने झटके से सर उठा, बेयकीनी से इसे देखने लगी। हाँ, अनाबी ने हंसते हुए सर हिलाकर इसे तमाम तफसील से आगाह किया और आप इसके बारे में बताया कि वो क्या चाहता है। तब बिंदा बीबी और फरी बीबी ऐसी बातें इसलिए करी थी ताकि तुम्हारा रद्द-ए-अमल जान सकें। अच्छा, तो मेरे साथ बाकायदा गेम खेली जा रही है और आप सब इसमें शरीक हैं। अनाबी आप इनको मत बताइएगा कि मुझे पता चल गया। खंसा ने अनाबी को ताकीद की। इसका सर बेख्तियार खुदा के हजूर झुक गया कि इसने अगरचे ज़िंदगी के मीठे रिश्ते इससे छीन लिए, मगर एक ऐसा शख्स अता किया जिसने इन तमाम रिश्तों की तलखी कम करने की कोशिश की। तब बिंदा आंटी जैसी अजीम औरत की पनाह दी। खंसा बार बार खुदा का शुक्र अदा करी थी, जिसे वो ला हासिल समझ रही थी, वो तो इसे हमेशा हासिल था। इसे अब इसकी अधूरी बातें याद आने लगी। पहले बहुत बहुत पहले इसने कहा था कि ये घर तुम्हारा है। मैं इसका बचपन बर्बाद नहीं करना चाहता था। मीना आपी की किसी बात पर इसने कहा था कि नहीं, ये बहुत छोटी है, इसे कुछ ना बताया जाए, बड़ी होगी तो जो भी फैसला करेगी वो कबूल किया जाएगा। एक शख्स ने महज इसे दरबदर होने से बचाने के लिए इसे कबूल किया और फिर इसे ऐसे निभाया कि इसकी मिसाल मिलना मुश्किल थी, और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सारी इस लड़की के लिए कुर्बान कर दी। अपने नफ्स पर काबू रखा। हालांकि वो मुख्तलिफ लड़के से दोस्ती करने में आज़ाद था, मगर इसने इन 3 लफ्ज़ों की ऐसी लाज रखी कि किसी और की तरफ मतवज्जा भी ना हुआ। मेरी तमाम ज़िंदगी के दुखों का अजाला किया, कभी इशारे कराइए मैं भी इस रिश्ते को नहीं जताया कि मैं ज़िंदगी को अपनी बेखबरी को एंजॉय कर सकूं। अपनी तमाम मोहब्बत तवज्जो दी, मेरी शख्सियत के हर बिगाड़ को दुरुस्त किया। अब जबकि वो मुझ पर दावा कर सकता था तो भी खामोश था कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकूं। मगर इस सारे अमल के दौरान वो एक बात भूल गया कि इसके साए में रहने वाली लड़की अब किसी और की तरफ कैसे देख सकती है। खंसा ने बेड के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। आबिस लाउंज में बैठे टीवी देख रहा था तो फरी ने खंसा से कहा, खंसा कल से आबिस के लिए लड़कियां देखना शुरू करते। नहीं, आज ही कहीं चलते हैं लड़की देखने के लिए। सुना, खूब खातिर में दारत होती है। खंसा इससे ज़्यादा पुरजोश थी। फरी की शक्ल देखने वाली होगी। आबिस को बेख्तियार हंसी निकल गई। हाँ हाँ फरी बाजी, ऐसा करे तो मीना आपी को भी फ़ोन करे, तीनों मिलकर तलाश करना। आबिस ने इत्मीनान से चैनल बदला। फरी बगैर कुछ कहे गुस्से से उठ गई। इन्हें क्या हुआ? खंसा ने हैरानगी जाहिर की। कुछ नहीं हुआ, तुम इधर आओ। खंसा उठकर इसके पास बैठ गया। आबिस ने टीवी बंद किया, पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हो गया। खंसा, हम दोनों दोस्त हैं ना? हाँ। ऐसा है कि दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल की बात कह सकता है। पूछने का मकसद ये, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था इससे कैसे पूछे, तो बराह रास्त पूछ लिया। हाँ। खंसा ने आराम से जवाब दिया। अब इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सीधा होकर आहिस्ता से बोला, कौन है वो? हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का है हसन, वो मुझे पसंद करता है। खंसा ने आखिरी जुमले पर जोर दिया। इसे आबिस के चेहरे के तासुरात खुशी दे रहे थे। आबिस इसकी मजीद कोई बात सुने बगैर उठ के इसे कहना कि वो अपने वालिदैन को हमारे घर भेज दे, और बाहर निकल गया। बात तो सुनिए, खंसा चिल्लाई, मगर वो रुका नहीं। ओह मेरे खुदाया! खंसा ने सर पकड़ लिया। वो तो महज से तंग कर रही थी। वो जो कहना चाहती थी वो तो उसने सुना ही नहीं। ये तो शदीद गलतफहमी का शिकार हो गया। वो बड़बड़ाई और बेबसी से दरवाजे को देखने लगी। तू कर ला प्रैंक, तेना प्रैंक पुठा ही ना पै जावे बाजी। कैंपस में हसन ने इससे बात करने की कोशिश की तो इसने साफ कह दिया कि वो शादीशुदा। नामुमकिन। हसन ने हैरानगी से
से घूरा। अब वक्त कतई मैरिड नहीं लगती। तो मैं क्या करूँ, खंसा ने बेपरवाही से कहा और शाजिया के साथ आगे बढ़ गई। तुमने तो कभी मुझे नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। शाजिया ने शिकवा किया तो इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात इसे बताई। मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता कि वालिदैन अपनी औलाद को फ़रोख्त भी तो कर देते हैं और फिर ऐसे वाक़यात हम अखबारात में पढ़ते रहते हैं और जो इससे भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन होते हैं, मगर ऐसा होता रहता है। शाजिया ने तासुब से सर हिला दिया और खंसा, तुम खुश हो? वो तुमसे उम्र में बड़ा है, तुम पर कोई दबाव तो नहीं? कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, सिर्फ 16-17 साल का, ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और शाजिया, इन लोगों के मुझ पर इतने एहसान आते हैं, मैं तो आप इसको वैसे भी कबूल कर लेती, मगर यहाँ तो मामला मेरे दिल का है। खंसा जज्बाती हो रही थी। गौर कर लेना कहीं साथ रहने की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस ना हो। और फिर खंसा, इसने तुम्हें ऐसे वक्त मोहब्बत और और वक्त दिया जब दुनिया में तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता था, इसलिए तुम वहीं ठहर गई। तुमने इसे ही सब कुछ मान लिया। एक दफ़ा तन्हाई में बैठकर अपने खुले दिल से तज्जिया करना। हसन यंग है, तुम्हारी उम्र का है, तुम अपनी ज़िंदगी इसके साथ बेहतर तरीके से गुजार सकती हो। शाजिया ने दादी अम्मा की तरह समझाया। शाजिया की बात सुनकर खंसा का मुंह फूल गया। ये तुम इसकी इतनी फेवर किस खुशी में करी हो? और हाँ, अब इस हसन से कहीं ज़्यादा वजी है। हसन की हैसियत क्या इसके सामने, और मुझे आबिद से महज सती मोहब्बत नहीं है। मैं तो शायद वजाहत भी ना कर सकूँ कि इसके साथ इसकी मौजूदगी हर रिश्ते की तिश्ने की मिटाती है। खंसा ख्वाबावर लहजे में बोल रही थी। क्या मतलब? शाजिया हैरान हुई। पता नहीं, इसके होते हुए मुझे किसी और की मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता, किसी की कमी का एहसास नहीं होता। शाजिया हैरानी से देख रही थी, जो ज़ेर लब मुस्कुरा रही थी। खंसा अपने कमरे में बैठी रसाला पढ़ रही थी कि आबिद आया। इसके चेहरे के तासुरात अजीब से थे। ड्राइंग रूम में कुछ मेहमान आए, कपड़े बदल कर वहाँ आ जाओ। और ये तेरे से बाहर निकले। यार मेरे अल्लाह, इसको क्या हुआ? इस दिन के बाद से आबिद ने सीधे मुझसे बात तक नहीं की थी। मुझे क्या जरूरत है कपड़े बदलने की? खंसा बड़बड़ाई ऐसे उठकर ड्राइंग रूम में चली गई, मगर वहाँ मौजूद लोगों को देखकर वो सख्ते में आ गई। भला वो अब्बास अहमद को कैसे भूल सकती थी, अपने बाप को, जो आबिद से हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसके साथ हसन और एक बनी सवरी खातून थी। शायद ये वही खातून थी जिनकी वजह से पापा ने मुझे और मामा को छोड़ा था। इसने सोचा नहीं सिर्फ मुझे छोड़ा, क्योंकि वो एक दूसरे को अरसा हुआ छोड़ चुके थे। खंसा का दिल कटने लगा। कितने अरसे बाद वो पापा को देख रही थी। इन्होंने खंसा को पहचाना नहीं। खंसा खामोशी से एक तरफ बैठ गई। एक दर अना भी होती तो शायद इनकी वजह से पहचान लेते, मगर वंदर मसरूफ़ थी। हसन इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, मगर खंसा की तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी। वो तो अपने दिल के शोर को दबाने में मसरूफ़ थी। तबिंदा बहन, हसन हमारा इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का इकलौता वारिस। अगर इसे अपनी फर्जंदी में कबूल कर ले तो हमारे लिए इज्जत की बात होगी कि आपके घराने के साथ हमारा नाता जुड़ा है। तबिंदा ने बेख्तियार खंसा का चेहरा देखा, जो बेतासुर था। वक्त ने अगरचे अब्बास अहमद के बालों को सफ़ेदी अता कर दी थी, इसके खदो खाल को तब्दील कर दिया था, मगर तबिंदा अब भी बखूबी इसको पहचान सकती थी। अगरचे अब्बास इससे वाकिफ़ ना था, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारा से था और शादी के बाद हमारे ने ख़ानदान के किसी फ़र्द से कोई ताल्लुक नहीं रखा था। और जब वो हमारे से मिलने गई तो इस वक्त वो बाहर की टूर पर गया हुआ था। दूसरी दफ़ा तो इन दोनों में लहती हो चुकी थी। अब्बास साहब, मुझे आपसे रिश्ता जोड़कर खुशी होती, मगर खंसा का निकाह हो चुका अब इसके साथ। तब बिंदा आंटी ने महज़्ज़बाना अंदाज में मासरत की। आप इसने घबरा कर खंसा की तरफ देखा, मगर वो साख्त सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। इसी वक्त फरीबाजी चाय के साथ अंदर आई और चाय सर्व करने लगी। निकाह का सुनकर अब्बास अहमद और हसन का रंग मुतगय्यर हो गया। देखिए, शादी कर बच्चों की मर्जी से हो तो अच्छा होता है। अब्बास अहमद ने मुबहम बात की तो बिंदा आंटी फरी तेवरी चढ़। हम आपकी बात नहीं समझे अब्बास साहब। तब बिंदा का लहजा तेज़ हो गया। मैं मजीद क्या कहूँ, आप खुद समझदार है। बहरहाल मैं 2-3 दिन तक आपको फ़ोन कर जवाब को मालूम कर लूँगा। अब्बास साहब उठे तो इनकी वाइफ और बेटा भी खड़ा हो गया। हम तो आपको जवाब दे चुके हैं। तब बिंदा ने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, मैं कुछ दिनों बाद फ़ोन करूँगा। अब्बास अहमद ने इन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और तीनों चले गए। कितने बदतमीज़ और ठीठ लोग थे। फरीबाजी का मूड सख्त ख़राब था। और आबिस, तुम क्यों खामोश थे? इनको कोई जवाब क्यों नहीं दिया? फरीबाजी ने सिर ताड़ा। जिनकी बात हो रही थी, जब वो रजामंद है तो मुझे और आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? आप इनको हाँ कह दें जब वो दोबारा फ़ोन करें तो। अब इसका मूड अब इससे इन सबसे ज़्यादा ख़राब था। कोई वजह जवाब सुनने बगैर वो उठकर चला गया। क्या मतलब? दोनों खंसा के गिर जमा होगी। क्या वो तुम्हें पसंद है खंसा? फरीबाजी ने तशवीश से पूछा। हरगिज़ नहीं। खंसा ने अपने आंसू साफ किए। मुझे अनबी ने पहले ही आबिस के बारे में बता दिया था। मैं भला किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? उठकर वो कमरे में आ गई। अम्मी, आबिस तो पता नहीं क्या चाहता, आप इसके कहने पर हरगिज़ इनको हाथ नहीं करेंगी। पता नहीं क्या हो रहा है। फरी, तुम्हें पता है अब्बास अहमद कौन है? वो खंसा का बाप है। वो इस वक्त परेशान था। परेशान है, इसे मज़ीद डिस्टर्ब ना करो। और हसन? मम्मी, फरी हैरान रह गई। हसन इसकी दूसरी बीवी से है, अब्बास इसका असली बाप नहीं है। ओह, फरी ने बुरा सा मुँह बनाया। कमरे में आकर खंसा ने खिड़की से झाँका तो आबिस लॉन में टहले जा रहा था। खंसा के दिल दुख से भर गया। थोड़ी देर बाद आबिस गाड़ी लेकर बाहर चला गया। जब इस गाड़ी तेज़ रफ्तारी से गया था, इसने खंसा को परेशान कर दिया कि कहीं से कुछ हो ना जाए। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। जब घड़ी ने 12 का घंटा बजाया तो वो चौंक गई। वो आबिस के इंतजार में खिड़की के पास ही खड़ी थी। आबिस की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो वो सुकून का सांस लेकर खिड़की से हटकी। थोड़ी देर बाद आबिस दस्तक देकर इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसे देखकर खंसा खड़ी होगी। आबिस भी इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। मेरे तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है वो तुम्हारे इल्म में आ चुका है खंसा। ये मत समझना कि इस घर के अफराद तुम पर कोई दबाव डालेंगे, हरगिज़ नहीं। तुम अपनी मर्जी की आप मालिक हो। अम्मी और फरीबाजी ने सिर्फ इसलिए इनकार किया कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें अपने से जुदा करना इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं इनको समझा लूँगा। ये घर हसन से शादी के बाद भी तुम्हारे मैके की तरह रहेगा। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आबिस की आंखें ज़बत की वजह से सुर्ख हुई थी। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए ही बाहर निकल गया।
खंसा ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। वो इसे बताना चाहती थी वो इससे मोहब्बत करती है, इसे हसन से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर हर मरतबा वो अपनी बात कहकर इसकी सुने बगैर चला जाता था। कई दिन गुजर के अब इसका सामने नहीं हो रहा था, वो मुसलसल इससे कतरा रहा था। पता नहीं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था या अपनी नहीं दिखाना चाहता था। खंसा तुमसे कोई मिलने आया, अनाबी ने इतला दी। मुझसे? खंसा हैरान हुई। अच्छा, इसे बिठाइए, मैं आ रही हूँ। खंसा अंदर दाखिल हुई तो शदीद तरीन हैरत इस पर हमलावर हुई। इसने सहारे के लिए नजर दौड़ाई तो कमरे में अनाबी, ताबिंदा आंटी और फरीबाजी नजर आई। खंसा ताबिंदा आंटी के पास बैठकर मजबूती से इनका हाथ थाम लिया। खंसा, पहचाना, ये तुम्हारी माँ है। ताबिंदा आंटी ने खंसा को बताया जो मुसलसल इस औरत को घूरी थी जिसने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इसको अपने जिस्म से नोच कर फेंक दिया। आज हड्डियों का ढांचा बनी व्हीलचेयर पर मौजूद थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि कभी ये लोग इसके सामने आएंगे तो कभी ये आएंगे क्या, कभी ये लोग सज़ा के अमल से गुजरेंगे। और आज वो जिस हालत में इसके सामने मौजूद थी वो इस बात की गवाह थी कि खुदा ने रस्सी खींच ली है, मकाफात अमल शुरू हो गया, मोहलत ख़त्म हो गई है। वो वापस इसी बेटी के पास पहुंच गई थी जिससे वो शदीद तरीन नफरत करती थी। खंसा गहरा सांस लेकर बोली, तबिंदा आंटी, मैं इनको कैसे भूल सकती हूँ, मैं इनको हर हाल में पहचान सकती हूँ। कहिए आज मेरे पास कैसे आना हुआ? खंसा असनबियत से बोली। खंसा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे इस तरह बात मत करो। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे आपसे बात भी करनी चाहिए या नहीं। आप लहजे की बात करती हैं। खंसा, मेरी बेटी हमारा रो पड़ी, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। मत कहिएगा मुझे अपनी बेटी, सिर्फ खंसा ही आपके लिए काफ़ी है। और मेरा लहजा इसकी काट इस लहजे से कम होगी जिससे आप अपनी नफरत की बर्छियाँ मेरे दिल में उतारा करती थी। खंसा चिल्ला उठी। और आज क्या लेने आई आप? ये देखने कि जिस दोज़ख में आप मुझे झोंक कर गई थी वहाँ मेरा क्या हशर हुआ है? नहीं खंसा, मुझे पता था तबिंदा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जा सकती थी, इसलिए मैं तबिंदा के पास तुम्हें छोड़ गई कि कुछ अरसे बाद तुम्हें बुला लूँगी, मगर आरिफ ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। नहीं, अब मैं बच्ची नहीं हूँ कि आप झूठ से मुझे बहला सकेंगी। आपको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि मुझे किस तरह रखता है। आपको जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। अगर तबिंदा आंटी ना होती तो आप मुझे किसी के भी हवाले करके जा सकती थी। ज़िंदगी मेरी जन्नत बनी है, दोज़ख आपको इसकी परवाह कैसे हो सकती थी? लेकिन आपकी तवक्को के बरखलाफ ये जहन्नम मेरे लिए जन्नत बन गई। जो कुछ आपने मुझसे छीना तबिंदा आंटी और आप इसके वजूद में मुझे मिला, मेरे इर्द गिर्द फूल ही फूल के लिए। अफसोस आपकी तवक्को पूरी ना हो सकी। खंसा, बेटी तुम किसी शदीद गलतफहमी का शिकार हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें क्या मालूम मेरे साथ क्या हुआ है। आरिफ ने मुझे कहा कि वहाँ पहुँचकर वो मुझसे निकाह कर लेगा, लेकिन इसने मुझसे निकाह नहीं किया बल्कि अपने कारोबार में मुझे इस्तेमाल करता था, मुंशियात की स्मगलिंग में इस्तेमाल करता था, मुझे अजियत देता था, फिर इसने मुझे नशे का आदी बना दिया। आरिफ बहुत अजियत पसंद था, पता नहीं कौन कौन से खतरनाक नशे के इंजेक्शन मेरे जिस्म में उतारता रहता और मेरे तड़पने का तमाशा देखता। मेरे जिस्म में से खून का एक एक कतरा इस शख्स ने चूस लिया। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मगर मैं तो इस शख्स के लिए सोने की चिड़िया थी जो कमा कर लाती थी। जब मैं किसी काबिल न रही तो वो मुझे पाकिस्तान फेंक कर चला गया। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए। मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वाह दुला दो। तुम्हारे बाद खुदा ने मुझे बाँझ कर दिया, हमारा का सांस फूल गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो ताकि मेरे अंदर जल्दी आग बुझ जाए, मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। एक दफ़ा मेरे सीने से लग जाओ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें कितना याद किया है। बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आई, मुझे सिर्फ एक दफ़ा माफ़ कर दो। हमारा खंसा के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि किसी तरह खंसा इसे माफ़ कर दे ताकि वो सुकून से मर सके। खंसा ने करब से आंखें बंद कर ली, फिर गौर से इनकी तरफ देखती बोली, अगर खुदा आपकी औलाद से नवाज देता तो मकाफात अमल से ना गुजारता। औलाद की तो आप हकदार ही नहीं थी, और वो मेरा रब कैसे बार बार अपनी नेमत की तौहीन करवाता। और मैं सारी ज़िंदगी आपको माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ज़िंदगी के कितने साल भयानक ख्वाब की तरह गुजारे, मैं आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ। जाइए और सारी ज़िंदगी से एहसास जुर्म के साथ गुजारी कि आपकी बेटी जो इस शहर में रहती है वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इसने अपने छोटे से छोटे दुख भी आपको माफ़ नहीं किया। खंसा खड़ी होगी। खंसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी हालत पर रहम करो। सुबह शाम ये दुख मुझे बिच्छू की तरह डंग मारता है कि मैंने अपनी औलाद को अपनी नादानी में, अपनी हवस में जानवरों की तरह धुतकारा तो ज़िंदगी और खुदा ने मुझे धुतकार दिया। तुम क्या जानो मुझे कितनी सज़ा मिल चुकी है। मुझे एक पल को सुकून नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सुकून दे दो, मेरे सीने से लग जाओ। खंसा, मेरी बात सुनो। हमारा बोलती रही, से पुकारती रही, मगर खंसा पत्थर बन गई थी। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हमारा की कोई आवाज़ इस तक न पहुँच सके। कमरे में आते इसका ज़बत ख़त्म हो गया, आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं इतनी आसानी से आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? अभी तो मुझे अपने आप को समझाने दें कि आप वाकई शर्मिंदा। हाँ, मेरा वादा कि जिस दिन मैं माजी भूल गई इसी दिन आपको माफ़ कर दूँगी। आहो जी, तो अपने ना भैड़ी हुई तो हम सारे आ गए माफ़िया मंगन वास्ते। दूसरे दिन नमाज अहमद का फ़ोन आया तो तबिंदा ने वही जवाब दिया तो वो गुस्से में आ गई। खंसा, मेरे बेटे की ख्वाहिश है और निकाह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, जबकि अभी रुखसती भी नहीं हुई। मैं हर हाल में अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम अपने बेटे की ज़िंदगी की फ़िक्र करो। और फ़ोन रख दिया। इस फ़ोन ने तबिंदा को परेशान कर दिया, लेकिन उन्होंने अब से इसका जिक्र ना किया कि वो परेशान होगा। खंसा पॉइंट से उतरी, चूँकि घर थोड़ी दूर था इसलिए पैदल ही चली जाती थी। अभी थोड़ी देर हुई गई थी कि गाड़ी तेज़ी से इसके पास रुकी और इसे अंदर से किसी ने खींच लिया। खंसा ने खौफ के मारे चीख भी ना सकी और किसी ने इसके नाक पर रुमाल रखा तो बेहोश हो गई। शाम हो गई थी मगर खंसा घर ना आई। ताबिंदा सख्त परेशान थी। शाहज़े के घर फ़ोन किया तो इसने बताया कि वो तो 12 बजे घर चली गई थी। ताबिंदा और परेशान हो गई। जल्दी से आबिद का ऑफिस फ़ोन किया तो वो भी परेशान हो गया।
तमाम पुलिस को अलर्ट किया, हर नाके पर इसकी तस्वीर दी गई, मगर कुछ पता न चला। अब कुछ देर के लिए खरा वो अब्बास अहमद का पता लेने के लिए आया था। क्यों? तब इन तब मज़ीद घबरा गई। मुझे शक है कि ये हरकत इनकी होगी। आबिस ने दर्शकी से कहा, हाँ हो सकता है, मगर अब्बास वो इसका बाप है। अगर इसने अगवा करवाया भी है तो तुम ये जुर्म इस पर कैसे साबित करोगे? क्या? अब इसको झटका लगा। अब्बास अहमद इसका बाप है तो हसन इसका भाई हुआ। नहीं, हसन नीलम के पहले शौहर से था। बिंदा ने वजाहत दी। ओह, आबिस चुप हो गया। क्या खंसा इस बात से वाकिफ है? हाँ, जब अब्बास अहमद हसन के साथ आया था तो इसने इसे पहचान लिया था। तो फिर इसको तलाश करने की क्या ज़रूरत है? वो अपने बाप के पास है, फिर वैसे भी हसन इसे पसंद है। ख्वाम का आपने मुझे परेशान किया। अब इसके बाप का फ़ोन है तो कह दीजिएगा कि तलाक़नामा पहुँच जाएगा, फिर खंसा खुशी से हसन से शादी कर ले। आबिस शदीद गुस्से में बोला। इसके चेहरे पर शदीद तनाव था। आबिस, क्या कह रहे हो तुम? तब इंदा दुख से बोली, क्या तुम्हें खंसा से मोहब्बत नहीं है? अम्मी, बात मेरी मोहब्बत की नहीं है, बात खंसा की मर्ज़ी की, और खंसा हसन को छोड़कर मुझे कैसे पसंद कर सकती है? आबिस झंझलाया हुआ था। आबिस, तुम कितने बेखबर हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि खंसा सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, बल्कि तुमसे इश्क करती है। तुम ही अपने आप को इससे बहुत बड़ा ख्याल करके इससे दूर रहते हो। हालांकि तुम दोनों का जोड़ा इतना अच्छा लगता है। फरी बाजी ने मुदाखलत की। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ वो मुझे पसंद कर दिया? आबिस बेयकीनी से बोले। ये देखो, इसकी डायरी एक एक हरफ इसके जज्बों की गवाही देगा। इसकी अलमारी भरी पड़ी है तुम्हारी तस्वीरों से। तुम्हारे खत किसी सही मुकद्दस सहीफे की तरह इसने संभाल कर रखे हैं। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? फरी बाजी ने तमाम चीज़ें इसके सामने रख दी। आबिस ने एक नज़र इन चीज़ों को देखा और तेज़ी से बाहर निकल गया। खंसा को होश आया तो वो एक बेहद खूबसूरत कमरे में मौजूद थी। हसन और अब्बास अहमद भी इसके पास मौजूद थे। अब्बास अहमद ने देखा कि इसे होश आ गए तो इसके करीब आकर बोला, मैं तो चाहता था कि सीधी उंगलियों से घी निकल जाए, मगर तुम्हारी आंटी बहुत ज़िद्दी खतून निकली, लिहाजा मुझे तुम्हें इस तरह यहाँ बुलवाना पड़ा। खंसा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप एकटक इसकी तरफ देख रही थी। अब्बास अहमद को इसकी नज़रों से बहुत उलझन महसूस हो रही थी। ये लो कागजात, इन पर साइन कर दो। अगर तुमने खुला के कागजात पर साइन ना किए तो मैं आबिस को कत्ल करवा दूंगा। तुम्हें हर हाल में हसन से शादी करनी पड़ेगी। अब्बास अहमद ने जल्दी से कहा। वो अपने माथे पर आया पसीना साफ किए से इस लड़की की नजरें गाहें अपनी रूथ के अंदर उतरती महसूस हो रही थी। खंसा खड़ी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे ताज्जुब ना होगा। फिर इसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी बेटी याद है? सरसराता हुआ जुमला था जिसने अब्बास अहमद को तड़पा दिया। इसका यहाँ क्या जिक्र? अब्बास अहमद चीख उठा। हाँ वाकई इसका यहाँ, बल्कि कहीं भी क्या जिक्र? मुझे गौर से देखो, मैं हूँ खंसा अब्बास, तुम्हारी बेटी, जिसे बरसों पहले तुम अपने वजूद से काट कर फेंक गए थे। तो आज एक बाप अपनी बेटी को अगवा कर जश्न मना रहा है। खंसा दीवानों की तरह हंसी। तुम खंसा, मेरी बेटी? अब्बास अहमद के हाथ से कागजात गिर गए। तुम्हारे नाम से मुझे तुम्हारी खुशबू तो आई, मगर मैंने सोचा कि खंसा तो अपनी माँ के साथ बाहर चली गई थी, वो भला यहाँ का माँ। खंसा तल्खी से हंसी। वो आपकी निशानी को अपने साथ कैसे लेकर जा सकती थी? जितनी नफरत आप दोनों मुझसे करते थे, भला वो मुझे अपने पास कैसे रख सकती थी? नहीं खंसा बेटा, वालिदैन अपनी औलाद से कभी भी नफरत नहीं करते, बल्कि जब वो एक दूसरे से बेजार हो जाते तो नई दुनिया इन्हें नजर आ रही होती है तो वो अपने वजूद की नफरत अपनी औलाद में ले लेते हैं, अपने तमाम बेजारी अपने बच्चों में मुंतकिल कर देते हैं। वक्ती तौर पर जज्बात में अंधे होकर वो समझते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों को इन ज़िंदगी में भला क्या अहमियत, मगर जब वक्त गुजर जाता है तो यूँ महसूस होता है कि अपनी सबसे कीमती शय वो कहीं पीछे छोड़ आए। मुझे हमारा से नफरत थी, ये इसके पीछे तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करता हूँ, मगर फिर तुम मुझे बहुत याद आई। मैंने इस बंद घर के बेतहाशा चक्कर लगा कि तुम्हारी एक झलक मुझे नजर आ जाए। मैं तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढता रहा, मगर मुझे कोई सुराग ना मिला। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे ये भी मालूम ना हो सका कि जैसे मैं जगह जगह तलाश कर रहा हूँ वो मेरे ही शहर में मेरे इतने करीब मौजूद है। अब्बास अहमद की आंखों में आंसू लरस रहे थे। डूब के मर जा तुम। आप चाहे कुछ भी कह लें, मुझे आपकी कोई भी वजाहत मुतमिन नहीं कर सकती, बस आप मुझे वापस भिजवा दें। खंसा ने की कोई बात भी मानने से इनकार कर दिया। हसन तड़प के आगे बढ़ा। पापा मैं मर जाऊंगा अगर खंसा मुझे ना मिले, फिर या तो आपकी बेटी आप अपनी बात इनसे मनवा सकते हैं, तो फिर पापा सोचिए, इस तरह आपकी बरसों की बिछड़ी बेटी आपके साथ ही रह भी सकती है। हाँ। अब्बास अहमद की बुझी हुई आंखों में चमक लहराई। खंसा बेटा, लहजे में सारे जहान का प्यार था। तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर बहुत तड़पा है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मैं सारी दुनिया की नेमतें तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। अब इसके पास क्या, एक डिप्टी कमिश्नर की क्या तनख्वाह होगी इसकी? अब्बास अहमद ने इसके सर पर हाथ रखा। खंसा ने जोर से इनका हाथ झटका और दूर जा खड़ी हुई। आप जान नहीं सकते कि आबिस मेरे लिए क्या है। आपने इस उम्र में मुझसे अपना साया छीना जब मैं बिल्कुल बेबस कमज़ोर थी। मामा मुझे इंसानों के हजूम में तनहा छोड़कर चलेंगी तो ताबिंदा आंटी और आबिस ने मुझे पनाह दी। जब मेरे माँ बाप ने जीते जी अपना साया मुझसे छीना तो एक लम्हे के लिए रुक कर ना सोचा कि मैं तो लड़की हूँ, तन्हा कहाँ जाती। लड़के तो फिर भी अपनी जगह बना रहे थे, इन्हें कहीं ना कहीं पनाह मिल जाती है, मगर तन्हा लड़की तो रुल जाती है। आप कल जितने खुदगर्ज थे आज भी इतने ही हैं। कल आपने अपनी खुशियों पर मुझे कुर्बान कर दिया और आज अपनी बीवी और सुतेले बेटे पर अपनी सगी बेटी कुर्बान करना चाह रहे हैं। आज भी आप मेरे सर की महफूज छत छीन कर मुझे धूप में खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं इस जुर्म में कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती की तो याद रखिएगा मैं खुदकुशी कर लूँगी, अगर जब मैं जानती हूँ कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खंसा की बातें सुनकर अब्बास अहमद ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। खंसा मुझे इतना जलील ना करो कि मेरे कमज़ोर लम्हों के फैसले ने मुझे कितना रुस्वा किया तुम नहीं जान सकती। मेरी हैसियत यहाँ क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरी तो वो हालत है कोई धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इदा ही होना सी तेरे बगैर धोबी के कुत्ते के नाल।
अब्बास अहमद के चेहरे पर बेपनाह थकन थी। चलो मैं तुम्हें तमिद्दा के पास छोड़, खंसा खड़ी होगी। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? हसन चिल्लाए। तुम खामोश रहो, अब्बास ने इसे झिटका। आप अच्छी तरह सोच ले मामा, हसन का अंदाज धमकी ले हुआ था। शट अप, अब्बास अहमद इससे ज़्यादा चिल्लाए। क्या करेंगी तुम्हारी मामा? एक और दफ़ा मुझे जलील कर लेंगी? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा अपनी बेटी के लिए जलील हो गया, इसके लिए कुछ कर लिया तो शायद मेरे गुनाह का कुछ कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब्बास अहमद का लहजा टूटा हुआ था। हसन होंठ पे तेज से इन दोनों को देख रहा था। खंसा बेटा क्या मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूँ? नहीं, खंसा ने मुख्तसर जवाब दिया। कम अज़ कम अभी नहीं, अभी मैं आपको इस पर आमादा अपने आप को इस पर आमादा नहीं कर सकती। तो अब्बास अहमद एक थकी हुई सांस लेकर रह गया। इसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साहब जी, पुलिस ने चारों तरफ से घर घेर लिया। किसी मुलाजिम की आवाज़ है। इन्हें अंदर आने दो। अब्बास अहमद पुरसकून था तो हसन घबरा गया। अगर पुलिस अंदर आ गई तो हम अगवा के जुर्म में जेल में चले जाएंगे। मगर अब्बास अहमद ने खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। आबिस पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुआ तो खंसा तेजी से इसके पीछे होगी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब सारी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो आबिस पुलिस इन दोनों को लेकर चली गई, थाने चली गई। आबिस ने एक तरफ खामोश बैठी खंसा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो खुद दूसरी तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी में खामोशी छाई रही। खंसा ने इसकी तरफ देखा तो वो खिड़की पर बाजू टिकाए बाहर देख रहा था तो वो भी बाहर देखने लगी। आबिस कनखियों से इसकी तरफ देख रहा था और इसकी तरफ हरकत पर मुस्कुरा दी। खंसा, तुम मुझसे खफा हो? एकदम वो इसकी तरफ झुका तो वो घबरा गई। नहीं, मुझे खफा होने की क्या ज़रूरत है? आप ही हमेशा मुझे दूसरों के हवाले करने के लिए तैयार रहते हैं। खंसा ने रूठे हुए अंदाज में कहा। इसलिए तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करो। फिर तुमने खुद मुझे कहा कि तुम्हें हसन पसंद है। हरगिज़ नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि, बल्कि ये कहा था कि हसन मुझे पसंद करता, और इसके बाद आपने मेरी बात नहीं सुनी और हमेशा अपनी बात कहकर चले जाते। कभी भी ना मेरी कोई वजाहत सुनी और ना ही कोई बात। मैं समझता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। आप इसने आहिस्ते से कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमेशा से जानते थे खंसा आपके अलावा किसी और को नहीं सोच सकती। आपने अपना हसार इसी तरह मेरे गिर्द कायम किया था कि मैं आपके अलावा किसी कहीं और जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे तमाम खतूत इस बात के गवाह हैं कि आप मेरे करीब हों या दूर, मैं आपके हिसार से नहीं निकल सकती। खंसा हाथों में मुँह छुपा कर रो पड़ी। आप इसने नरमी से इसके हाथ अलग किया और इतराफ़ किया। हाँ मैं जानता था, मगर आप दुनिया से खौफज़दा थे। मेरा साथ आपके लिए बाइस शर्मिंदगी था। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी शो करवाने से घबरा रहे हैं। खंसा हाथ छुड़ाकर तेजी से बोली। आप इस हंस पड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त तुम्हारी तलाश किस? मिसेस खंसा, सारा महकमा जान चुका है कि मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब पागलों की तरह अपनी वाइफ को तलाश करें। खंसा बेयकीनी से इसे देखा। यार ऐसे मत देखो, दिल बेईमान होने लगता है। आप इसने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। खंसा झैंप की और सामने की तरफ देखने लगी। आप इसने गाड़ी चलाते हुए नरमी से इसे अपने साथ लगाया और खंसा थोड़ी देर में इसके कंधे पर सर रखकर सुकून से सो गई। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और अभी से बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। इसे यकीन था कि ज़िंदगी को जितना खराज वसूल करना था कर लिया। अब बाहर इनकी मुंतज़िर है। ये तो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे तो नावल पसंद है, मुझे अच्छा लगा ये वाला नावल। और आपको कैसा लगा? लेकिन आबिस ने थोड़ी जी ना, आबिस ना वैसे बड़ी भैड़ी हुई है। आबिस ना चंगी नहीं हुई, बल्कि जब आबिस की ना दुखों पे और आबिस पे जो जुल्म मजालिम हुए ना, मेरा तो हाथ ही नहीं रुकदा सी। आपके सामने की बात है, कदी उन्हें भाई कह रही थी, कदी कुछ कह रही थी, कदी पहले आबिस ने पाली अपनी कुड़ी तो फिर उस तो बाद ना हुन आबिस तो काम धंधे करेगी। खैर, आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का खुल के इजहार कीजिएगा। और इसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा हुआ इसका इन्होंने माफ़ नहीं किया, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करते थे, वो माफ़ी डिज़र्व नहीं करते थे जो उन्होंने किया। तो बाकी सही थी हर तरह से। मुझे इसका एंड भी अच्छा लगा। ये पूरा नावल मुझे पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।